पत्नी के साथ 10 साल की शादी के बाद मैंने सब कुछ आजमाया पर उसका पत्थर दिल न पिघल सका। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अपने पहले प्यार का हाथ थामे एक लव होटल में जा रही थी। उस रात जब वो घर लौटी तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसके सामने तलाक के कागजात रख दिए। उसने उसे उठाया और अपनी आंखों के पास ले आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उन्हें मेज पर पटका और गुस्से में चिल्लाई, बताओ मुझे तलाक क्यों दे रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, फिर तुम बताओ कौन बर्दाश्त करेगा कि उसकी अपनी पत्नी किसी और मर्द के साथ नजदीकियां बढ़ाए। लिंगू, तुम जानती हो हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं, भाई बहन की तरह। चलो तलाक ले लेते हैं। शिंजाई अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैंने अपना हाथ उठा उसे रोक दिया। मैंने तुमसे 10 साल तक बेपनाह प्यार किया। अगर तुम्हारा दिल पत्थर का भी होता तो अब तक पिघल जाना चाहिए था, पर तुमने मुझे एक खिलौना समझ रखा था। लिंगू, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, पर क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। शिंजाई चुप रही। लिंगू, मेरी और वांग यू की कसम मैं बेगुनाह हूं। मैं तो बस बिजनेस में उसकी मदद कर रही थी। मैं बस एक आम मामूली इंसान हूं और मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें काबू करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, हमारी शादी को बचाने के लिए, और तुमने उसी पैसे से वांग यू की मदद की। तब मैंने गुस्से में शिंजाई की ओर देखा और तुमने मुझे काबू करने के लिए मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। कितना सटीक चक्र है। क्या मैं सिर्फ एक जरिया था। हाँ, तुम कितनी नीच हो। मेरा चेहरा दुखी था। मैं पागलों की तरह हंसने लगा। लिंगू शांत हो गया। मैंने शिंजाई को घूरा और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, खुद को धोखा मत दो, और न मुझे। मुझे पता है कि तुम दिल ही दिल में इंतजार कर रही थी, सिर्फ अपने पिता के दबाव के कारण। मैंने तलाक मांगने की हिम्मत नहीं की थी, दिल के मामलों में जहां दोनों नाकाम रहे। अगर हम आगे बढ़े तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तलाक की पहल मैं कर रहा हूं। शायद इससे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच हालात आसान हो जाएं। फिर से हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। बस दस्तखत कर दो। शिंजाई कागजात को घूरती रही खाली नजरों से। लिंगू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें अपनी जवानी दी है, क्या मेरी जवानी कुत्तों को खिला दी। मैं पीछे झुका और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक खड़ा हो गया। शिंजाई, बस भी करो। कैसा रहेगा 10 साल साथ बिस्तर साझा करने के बदले, तुम्हारे लिए 10 साल रसोईया बने रहने के बदले। मैं बस वही ले जा रहा हूं जो मैंने खुद खरीदा था। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं जो ले जा रहा हूं उसमें मेरी सैलरी शामिल है, जो कपड़े मैंने खरीदे, मेरी गाड़ी, बस इतना ही। मेरे शब्दों ने शिंजाई के गर्व को बुरी तरह घायल कर दिया और जैसे उसकी गरिमा का आखिरी पर्दा भी तार तार कर दिया। सालों तक मैंने उससे कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, हमेशा खामोश रहा। तब भी जब हम दोनों सच जानते थे, हमने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं इतना सीधा और अटल था कि शिंजाई घबरा गई और मेरे शब्दों ने अभिमानी शिंजाई को शर्मिंदा और आग बबूला कर दिया। शिंजाई की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे इस तरह बात करे। तलाक के कागजात को पकड़ते हुए शिंजाई की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने पेन उठाया और गुस्से में अपना नाम लिख दिया, फिर मुड़कर मेज से दूर चली गई। ऊपर जाते देख मैं खड़ा हुआ, कागजात अपने बैग में डाले। मैं अपना सामान बांधूंगा और निकल जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। सीढ़ियां चढ़ती शिंजाई एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से ऊपर चली गई। कमरे में वापस जाने के बाद उसने जोर से दरवाजा बंद किया। धड़ाम। मैंने मेज साफ की, बर्तन धोए, मेज साफ हो गई थी। सबसे पहले मैंने पहली मंजिल का जायजा लिया, मुख्य दरवाजा लॉक किया, फिर ऊपर गया, अपने कमरे की जांच की, किताबों की अलमारी पर शिंजाई के दिए उपहारों की कतार को देखा और हर तोहफे से जुड़ी यादों को याद किया। आखिरकार मैं शिंजाई के दरवाजे पर खड़ा रहा। मैं जा रहा हूं। बेसमेंट में गया, गैरेज कार का दरवाजा खोला, बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया, थोड़ी देर इंतजार किया, सिगरेट जलाई और फूंकने लगा। अपना फोन निकाला और फैटी को कॉल किया, बाहर आओ और मेरे साथ एक ड्रिंक लो दोस्त, मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूं। दूसरी मंजिल पर जिस कमरे में मैं रहता था अंधेरा था। शिंजाई खिड़की के पास काफी देर तक खड़ी रही। जब से मैं मुख्य दरवाजे से बाहर निकला तब तक, जब तक मैं ओझल नहीं हो गया। रेस्तरां में मां के घर के खाने के बीच उस रात मैं बुरी तरह नशे में धुत हो गया। मैं पूरी तरह खत्म हो चुका था, मुझे बस नशे में होना था। मैंने फैटी को काफी परेशान किया। वह बड़ी मुश्किल से मुझे होटल ले गया। बेड साइड टेबल पर पानी की बोतल रखी, फैटी ने सफाई की, दरवाजा बंद किया और चला गया। अगले दिन सूरज तेज था, पर्दों से रोशनी छनकर आ रही थी। धूप के हल्के टुकड़े मुझ पर पड़ रहे थे। अगर मैं शराबी निर्माण कर्मचारी न होता तो मेरा उठना नामुमकिन था। हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, ऑफिस गया। जैसे ही काम पर पहुंचा, सुना कि कंपनी लोगों को निकाल रही है। जल्द ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। मैंने जेब में सिगरेट डाली, बॉस के दफ्तर में चला गया। दोपहर में एचआर ने मुझे बुलाया, बताया कि कैसे सेवरेंस की गणना की गई, मेरी वर्षों की सेवा और सेवरेंस राशि की पुष्टि करके साइन करवाए। फिर उन्होंने मुझसे कल इस्तीफे के कागजात निपटाने आने को कहा। मैं उस जगह को अलविदा कहने वाला हूं जहां मैंने 10 साल काम किया। ये 10 साल स्कूली मासूमियत से लेकर समाज के नियमों को समझने तक के सफर थे। यह वो दशक है जो हर किसी की जवानी का अंत होता है।
मैं अपने निजी सामान पैक करने ऑफिस आया, बर्खास्तगी के कागजात लिए। एचआर, फाइनेंस और विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर लेने के बाद सारी कागजी कार्रवाई पूरी हुई। विभाग के सहकर्मियों को अलविदा कहा। मैंने सभी को सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, काम में सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। नीचे आया, निकलने के लिए तैयार। बिना मेरे नोटिस किए मेरी जूनियर बहन हुई हुई पार्किंग में मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक काला बैग था। मुझे लगा कि इसमें सिगरेट होंगी। मैं उसके पास गया, अपना सामान गाड़ी में रखा, मुड़ा, अपनी बाहें खोलीं और बहन हुई हुई को गले लगा लिया। पीठ थपथपाई। बहन हुई हुई की आंखें आंसुओं से भरी थीं। ख्याल रखना बॉस। मैंने भी उससे कहा, अपनी जिंदगी और काम का ख्याल रखना, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट की, उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। कंपनी के प्रति आभार के अलावा मेरी जवानी के खोने का गम भी था। मेरा दिल भारी था, लेकिन अभी भी कुछ काम थे जो मुझे निपटाने थे, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओयांग नाना को वीचेट मैसेज भेजा, वांग यू का फोन नंबर मांगा, फिर मैंने वांग यू का नंबर डायल किया। मैंने दूसरी तरफ काफी शोर शराबा सुना। वांग यू, मैं लिंग यू बोल रहा हूं, चलो मिलते हैं। वांग यू ने पहले एक ठहाका लगाया। लोकेशन हुआजांग स्ट्रीट पर पेनिनसुला कॉफी है। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने फोन रख दिया। मैं हुआजांग स्ट्रीट की तरफ गया, पेनिनसुला कॉफी पहुंचा। देखा कि वांग यू पहले से ही खिड़की के पास एक बूथ में बैठी थी। मैंने एक लाते ऑर्डर की, उसके पास बैठ गया। खामोशी के एक पल बाद मैंने अपना सिर झुकाया और बोला, शिनजाई, और मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। वांग यू ने एक चम्मच से अपनी कॉफी हिलाई। तुम्हें उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसके लायक नहीं हो। अगर उसने मुझसे शादी न की होती तो तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भत्ता नहीं मिलता। मैंने कटाक्ष करते हुए जवाब दिया। वांग यू ने मुझे एक तीखी नजरों से घूरा। वह तिरस्कार के साथ मुड़ी और अपनी कॉफी हिलाती रही। वांग यू प्यार से भरे उस माहौल में तिरस्कार से हंस पड़ी। एक बेकार आदमी। औरतें सिर्फ बेवकूफों से ही धोखा खा सकती हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूं मैं उसके लायक नहीं हूं, पर तुम भी मेरे लायक नहीं हो। तुम बदतर से भी बदतर हो, समाज का कचरा, इंसानियत के नाम पर धब्बा। जब वांग यू ने यह सुना तो वह गुस्से के मारे तेज तेज सांसें लेने लगी। मैं बेपरवाह होकर कहता रहा, पर मुझे तुमसे अब भी ईर्ष्या है। अजीब है ना, एक आदर्श नागरिक तुम जैसे कूड़े से ईर्ष्या कर रहा है। कितना विडंबनापूर्ण है ये। सुनकर वांग यू हंसी। तुम एक गंवार हो। तुम औरत के दिल के बारे में क्या जानते हो? वांग यू मुस्कुराई। चूंकि तुम अब तलाकशुदा हो तो क्यों न मैं तुम्हें सिखाऊं। औरतों से झूठ बोलना पड़ता है। वो ताकत के पीछे भागती हैं। वे दिशा निर्देशित होने और आवेगपूर्ण होने की आदी हैं। तुम्हें लय को नियंत्रित करना सीखना होगा। खींचना और धकेलना, लाड़, प्यार और सुकून, समझे? ऐसे जीती जाती है उस औरत की पसंद का दिल। जब बात इसकी आती है तो तुम कचरा हो। वांग यू ने तिरस्कार से कहा। शायद उसे लग रहा था कि वह औरतों को खिलाने का उस्ताद है और उसे लेक्चर देना पसंद था। एक पल बाद उसने जोड़ा, शिनजाई जैसे स्तर की औरतें कभी किसी अच्छे लड़के के प्यार में नहीं पड़ती। उन्हें सिर्फ बुरे लड़के पसंद आते हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लड़के ही उनकी अंदरूनी इच्छाओं को जगा सकते हैं। अगर किसी औरत के दिल में तुम नहीं हो तो 100 साल भी सो लो, कुछ नहीं बदलेगा। मैंने सुन्न होकर सिर हिलाया। मैंने उसे आगे बोलने का इशारा किया। वांग यू एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। जब उस जैसी औरत किसी मर्द को जीतने या सुधारने की कोशिश करती है तो वह उस कमीने को ही समझती है। वो गई काम से। वो प्यार के बवंडर में गिर जाती है। यह एक शाश्वत नियम है। वांग यू जैसे जंग जीत गई हो। वह एक के बाद एक बोलने लगी कि कैसे वह और शिनजाई बचपन के प्रेमी थे। मैं गहरी चोट और उदासी के साथ उसकी बात काट दी। मैंने वांग यू की ओर देखा। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? यह सुनकर वांग यू का मन कसमसाने लगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी महिलाओं से प्यार किया था, मगर जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो यकीनन शिनजाई नहीं थी, वरना वो बहुत पहले ही खुद को बदल चुका होता और एक बेहतर इंसान बन गया होता। कम से कम शिनजाई को तो जल्दी सच्चाई पता चल जाती। मैंने आगे कहा, इतनी सब बातों के बाद मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे बस सच जानना है। वांग यू ने फौरन एक पल के लिए गहराई से सोचा। फिर उसने कहा, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। पैसा मेरे लिए वही मायने रखता है। मुझे अपने परिवार को फिर से खड़ा करना है। मैंने गुस्से में कहा, एक नीच इंसान किसी महिला के जज्बातों के साथ खिलवाड़ को अपना जरिया बनाता है। तब वांग यू ने फिर एक बार तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मैं गुस्से में मुड़ा और वहां से चल दिया। मैं कार में बैठा, एक सिगरेट जलाई और फोन खोलकर वीचैट इस्तेमाल करने लगा। मैंने हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग बिंगिंग के एक चेन होटल को भेज दी। सुबह की धूप मुझ पर पड़ी। अलार्म बज उठा। मैंने आईसीड के बाहरी इलाकों की सैर के लिए एक टूर ढूंढा। मैं टूर ग्रुप के पीछे पीछे हो लिया। हालांकि मैं सालों से आईसीड में रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस खूबसूरत शहर को गौर से नहीं देखा था। शादी के बाद शिनजाई हमेशा व्यस्त रहती थी। उसे तो मेरे साथ टहलने की फुर्सत भी नहीं थी। नजारों को देखते हुए मेरा मूड धीरे धीरे बेहतर हुआ। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। तलाक का दिन अब नजदीक आता जा रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब अतीत को अलविदा कहने का वक्त है।
एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। वीचैट खोलो, किसी एक को ढूंढो। कल मिलते हैं नागरिक मामलों के ब्यूरो के गेट पर। अगले दिन तैयार होकर मैं गाड़ी लेकर निकला, रास्ते में रुकते चलते आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। शिनजाई का इंतजार करते हुए 758। शिनजाई पैनामेरा कार से बाहर निकलती है, धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती हैं। 1 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा था। वो अब भी उतनी ही कुलीन और बेपरवाह है, दुनिया से बेखबर, अकेली खड़ी, शिनजाई का इंतजार कर रही जब तक वो दरवाजे तक नहीं पहुंचती। जैसे ही दोनों साथ चलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। शिनजाई एक नजर डालती है, मैं नजरें फेर लेता हूं। हम साथ में अंदर जाते हैं, एक नंबर लेते हैं और सुलह केंद्र में जाने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। दोनों पक्ष सुलह से मना कर देते हैं। दस्तावेज जमा करते हैं और फॉर्म भरते हैं। स्टाफ का सदस्य पूछता है, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं? हाँ, दोनों एक साथ जवाब देते हैं। हस्ताक्षर करते हैं और तलाक का प्रमाण पत्र लेते हैं। प्रमाण पत्र मिलने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं, शिनजाई की कार की तरफ चलते हैं। दोनों रुक जाते हैं। अपना ख्याल रखना। शिनजाई को गौर से देखता हूं। शिनजाई के लाल होंठ कुछ कहना चाह रहे थे, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती। मैं अपनी कार की ओर चल देता हूं। शिनजाई मुझे आवाज देती है। पीछे से हाई हील्स की आवाज आती है। शिनजाई तेजी से पीछा करती है, मुझे पीछे से गले लगा लेती हैं। उस इंसान से अलग होने को जो 10 साल तक उसके साथ रहा। शिनजाई अपने अंदर के मिले जुले जज्बातों को रोक नहीं पाती। शायद ये उस कर्ज की वजह से है जो उसे मुझे चुकाना है, या खुद के प्रति अपराधबोध, या उस रोजमर्रा की जिंदगी के टूटने का डर जो हमने साथ जी थी। इस वक्त वो मुझे एक सही विदाई देना चाहती है। क्या तुम मुझे गले लगाओगे? मेरे पीछे से शिनजाई की आवाज आई, और उसकी आवाज और शरीर दोनों कांप रहे थे। मैं मुड़ा और शिनजाई की लंबी पलकों को देखा। उसकी तीखी आंखें बाहें हल्की खुली हुई थीं। मैंने शिनजाई को अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर थाम लिया। एक पल बाद मैंने उसकी पीठ थपथपाई, फिर दोनों हाथों से उसके कंधे हटाए, उसके नाजुक चेहरे को देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर अगला जन्म हो तो हम अजनबी ही रहें। धीरे धीरे शिनजाई को छोड़ते हुए मैं पूरी दृढ़ता के साथ मुड़ा और पीछे से उसकी आवाज आने के बावजूद नहीं रुका। मुझे लगा था कि मैं इस लम्हे का सामना करने के लिए काफी मजबूत हूं। लोग हमेशा चीजों को हल्के में लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। मैं कार में बैठा और आह भरे बिना न रह सका। एक गलत रिश्ता आखिरकार बेकार ही होता है। अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता। मैंने इंजन स्टार्ट किया और दूर निकल गया। 10 साल पहले आज ही के दिन हमने यहाँ पंजीकरण कराया था। मुझे वो पल अब भी साफ याद है। 10 साल बाद आज ही के दिन हमने यहाँ तलाक लिया। काश मैं इन 10 सालों को भूल पाता। अगर अगला जन्म हो तो अगले दिन ड्रैगन किंग गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे लगा वह लंबा पुराना पॉपुलर का पेड़ अपनी हथेली के आकार की पत्तियों को लहरा रहा था। उसकी आकृति भरी पूरी और सुंदर थी, धीरे धीरे झूमती हुई, जो लहलहाती हुई जीवन शक्ति बिखेर रही थी, और मेरे मन की स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी। गांव के पेड़ों ने पूरे गांव का नजारा ढंक लिया था। सिर्फ दूसरी मंजिल की छतों के कोने ही बाहर दिख रहे थे, जिससे यह पहचाना जा सकता था। ड्रैगन किंग गांव का मुख पश्चिम में समुद्र की ओर है। गांव से समुद्र तट तक पैदल जाने में लगभग आधा घंटा लगता है। जो पहाड़ पर रहते हैं वो वहीं से अपना गुजारा करते हैं, समुद्र के भरोसे जीते हैं। सड़क पर आप बहुत से लोगों को इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ियां चलाते हुए समुद्र तट से वापस गांव लौटते हुए देख सकते थे। अरे चाची, आज क्या हाथ लगा? मैंने आंटी को देखा। मेरी पड़ोसी खिड़की नीचे की और बोली, छोटी मछली वापस आ गई है। आज कुछ ताजी पीली क्रोकर मछली मिली है, चाहिए क्या? मैं तुम्हें एक बोतल दे दूंगी। आंटी ने प्यार से कहा, शुक्रिया आंटी, आपका दिन लंबा रहा। हूं, जल्दी घर जाओ। शुक्रिया। मैंने सक्रिय रूप से बातचीत काट दी। आंटी के साथ और आगे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बात करता रहता तो वो पूछती कि शिनजाई रात के खाने के लिए घर क्यों नहीं आई। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? एक बार मैंने जवाब दिया, तो पक्का रात के खाने से पहले। पूरे गांव को पता चल जाएगा। किसी मीडिया या गांव के प्रसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं शिनजाई से सगाई की थी तो 1 घंटे के भीतर ही पूरा गांव जान गया था। अनुभव कहता है, गांव के प्रवेश द्वार से गुजरते समय आपको रफ्तार तेज रखनी चाहिए। अगर कोई जानकार आपको रोक ले तो आप बहाना बना लें कि कुछ जरूरी काम है और जल्दी से गांव से बाहर निकल जाएं। ये मीडिया कर्मी असल में मीडिया उद्योग के टाइकून हैं, एक पूरी तरह से गैर लाभकारी संगठन जो स्वेच्छा से और प्रभावी ढंग से गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। अत्यंत कुशल, खासकर दुपट्टा ओढ़े हुए अधेड़ उम्र की चाचियां। कुछ मामलों में वो युद्ध पत्रकारों से भी ज्यादा सख्त होती हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वो अभी आना बाकी है। मैं अपनी गाड़ी अपने आंगन में ले गया। आंगन के पूर्वी हिस्से में एक छोटी सी सब्जियों की क्यारी है। हर तरह की मौसमी सब्जियों के साथ आंगन में सब कुछ है। सब्जियां खूबसूरत लग रही थीं। झांग फोंगिंग ने शोर सुना, लिविंग रूम से बाहर देखा, मुझे वापस आते हुए देखा और मुझसे मिलने के लिए जल्दी बाहर आई। जब उसने देखा कि सिर्फ लिंगू आया है तो वो मुझ पर बरस पड़ी और पूछा, शियाओर, तुम अकेले ही वापस क्यों आए हो? मैंने धीमी दबी हुई आवाज में कहा,
मैंने धीमी दबी हुई आवाज में कहा। वो व्यस्त थी और उसके पास वक्त नहीं था। झांग फोंगिंग ने मेरा सामान अंदर लाने में मदद की। नया साल भी नहीं है, कोई नए साल का जश्न नहीं, कोई छुट्टियां नहीं। इतनी सारी चीजें क्यों खरीद लाए? मैं कुछ वक्त से घर नहीं आया था, है ना? तुम्हारी याद आ रही थी। जब झांग फोंगिंग ने अपने बेटे से यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मां, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। झांग फोंगिंग मुस्कुरा रही थी। मैंने शिंजाई के साथ अपने तलाक की पूरी कहानी उसे साफ साफ बता दी। अपनी मां को बताते ही झांग फोंगिंग लंबे समय सुन रह गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झांग फोंगिंग उठी, अपने कमरे में गई और फिर बाहर नहीं आई। मुझे डर था कि मां अकेले कमरे में परेशान हो सकती है। मैं कमरे में यह देखने गया कि वो कैसी है। जैसे ही मैं मां के कमरे में पहुंचा, झांग फोंगिंग ने फिक्रमंद होकर मेरे सिर को अपनी बाहों में समेट लिया और थपथपाने लगी, लगातार बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में उसे सुलाने के लिए किया करती थी। अगर उसकी जिद न होती तो उसका बेटा आज इस हाल में न होता। इतना हैंडसम आदमी अधेड़ उम्र का हो गया है और उसकी कोई संतान भी नहीं हुई। और यह सब इसी वजह से हुआ। मेरे एहसास के बिना ही आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद मुआवजे की रकम आखिरकार मिल गई। खुश होकर मैंने तुरंत इसे मां के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। मैंने वीचेट खोला और आइस कोल्ड मोमेंट वाले यूजर को 8888 रुपए भेजे। ये लो, इसका इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारे छोटे भाई को हाल ही में कुछ पैसे मिले हैं। आइस कोल्ड मोमेंट ने तुम्हारा ट्रांसफर स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया छोटे भाई। किस इमोजी? उसने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। पैसा किसे पसंद नहीं होता। घर लौटने के 5वें दिन मैंने निकलने का फैसला किया। शॉर्ट वीडियो में मैं दूसरों की कविता और दूर दराज की जगहों को देखकर जलता था। अपनी मां की नसीहतें कानों में गूंजते हुए मैं हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था गिलिन। वहां के पहाड़ और नदियां दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। पेनांग हवाई अड्डे से एक लेओवर के साथ वहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगे। काफी समय था। जब मैं अपनी पूर्व पत्नी के साथ साझा किए गए उस पुराने घर के पास से गुजरा तो मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और अंदर देखा। दोपहर के वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। लोग अक्सर अपने बदसूरत अतीत का सामना नहीं करना चाहते। क्या चुना जाए? ज्यादातर लोग भाग जाना ही चुनते हैं, उन लोगों या जगहों से दूर जो वे देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन जगहों या लोगों के साथ जुड़ी होती हैं ऐसी यादें जो भुलाई नहीं जा सकती, पर याद करना दर्द देता है। बाकी जानवरों की तरह ही हम सब में नुकसान से बचकर फायदा देखने की सहज वृत्ति होती है। खुद को बचाना। मैं अपनी पूर्व पत्नी से जुड़ी किसी भी चीज को याद नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उस घर को एक बार देखना चाहता था। कॉम्प्लेक्स के गेट से मैं उस कमरे की बालकनी देख सकता था जहां मैं रहा करता था। वही जगह जहां मैं अक्सर देर रात तक टहलते हुए बिताता था। कुछ तो गड़बड़ है। अटारी की छत से धुआं निकल रहा था। क्या वहां आग लगी थी? रसोई उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ नहीं। साफ दिख नहीं रहा था। तो मैंने दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर भगा दी। गाड़ी 5 मिनट का रास्ता दौड़कर तय करने में वक्त तो लगता ही है। जैसे जैसे मैं ऊपर गया भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग पुलिस को बुला रहे थे, कुछ बाल्टियां लिए खड़े थे, पर कोई किसी को बचा नहीं रहा था। इस पॉश इलाके के लोग अपनी जान को बाकी सब चीजों से ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं हौंफते हुए दरवाजे तक दौड़ा। मैंने पास खड़े बुजुर्ग से पूछा, अंकल सिया, क्या शिंजई अंदर है? प्रवेश द्वार पर घना धुआं छा चुका था। बूढ़े आदमी ने सिर हिला दिया। मैंने उनके हाथ से पानी की बाल्टी ली, खुद पर डाली और अंदर घुस गया। मैं पहली मंजिल के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल पकड़ा और बाहर की ओर खींचा। वो खुला ही नहीं। फिर मैं खिड़की की तरफ भागा, अंदर झांका। आवाज सुनाई नहीं दी। वहां कोई दिख भी नहीं रहा था। पहली मंजिल की सीढ़ियों पर लपटें उठ रही थीं, घने काले धुएं के साथ दहाड़ रही थीं। क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने बगीचे के फूलों की क्यारी से एक ईंट उखाड़ी, कांच के दरवाजे पर निशाना साधा और 1 2 3 बार मारा। कांच टूट गया। मैंने हाथ अंदर डाला और कुंडी घुमा दी। दरवाजा पूरा खोला और अंदर भाग गया। शिनजई पहली मंजिल पर नहीं थी। मैं बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट से पहली मंजिल तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां पहले ही जल रही थीं। बेसमेंट, लिविंग रूम का सोफा और मेज सब आग की लपटों में घिरे थे। मेरे ससुर ने रेनोवेशन के लिए इतनी महंगी लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया था, यह सोचने का वक्त नहीं था। मैं सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा। अरे शिंजई, तुम कहां हो? बेसमेंट में वेंटिलेशन वैसे भी नहीं था। अब वो घने धुएं से भर चुका था। मैंने एक पल सोचा, चलो मीडिया रूम चेक करते हैं, शायद वो वहीं हो। दम घुटने का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैंने केटीवी स्टाइल वाले दोहरे दरवाजों पर जोर लगाया। वे टस से मस न हुए, तो मैंने पूरी ताकत से लकड़ी के दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खुल गया। अंदर धुआं काफी कम था। मैंने देखा कि शिंजई बेसुध नाक दबाए बार काउंटर के नीचे दुबकी हुई थी। दीवार के साथ रखे सोफे पर 2 आदमी और एक औरत थे, अर्धचेतन अवस्था में, अपनी नाक ढके हुए। उन आदमियों में से एक वांग यू था।
मुझे देखना था कि शिनजई ठीक है या नहीं। मैं जल्दी से वहां पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर सूखे आंसू देखे उसे उठाया और भाग निकला, रेलिंग को चाटती लपटों से बचते हुए। इस डर से कि हम जल न जाएं, शिनजई आखिरकार बाहर पहुंच गई। सामने के दरवाजे से बाहर निकलकर मैंने उसे फूलों की क्यारी के पास लिटाया, पड़ोसी से पानी लिया, अपने कपड़ों की आग बुझाई और शिनजई के चेहरे पर पानी छिड़का। धीरे धीरे उसे होश आया। उसने उसके गाल थपथ पाए, नाम पुकारा और शिनजई की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने थोड़ा और जोर से थपथ पाया। शिनजई ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजरें धीरे धीरे स्थिर हुईं। शिनजई, मैं कौन हूं? लिन की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। मैं हाँफते हुए मुस्कुराया। चलो, तुम जाग गई हो, बस यही काफी है, लिंग यू ने सख्ती से कहा। मैंने कहा था ना कि अपना ख्याल रखना। देखो तुमने क्या कर डाला। परियों की कहानियां, क्या वो वाकई इतनी मजेदार हैं? शिनजई उसकी बात सुनकर फफक पड़ी, रोने लगी। लिंग यू ने खुद पर पानी डाला और किसी को बचाने वापस चला गया। पहले उसने उस औरत को अपनी पीठ पर लादा। वो बहुत कमजोर थी। मुझे डर था कि कहीं उसका दम न घुट जाए। शिनजई का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने मेरी बुरी हालत देखी और कांपते हुए बोली, लिंग यू, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो खुद को इतना मजबूर मत करो। मेरा चेहरा काले सूट से ढका था, जैसे कोई अफ्रीकी हो। मैंने अपने सफेद दांत दिखाए, अपना सिर घुमाया और शिनजई को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या तुम्हें एहसास है, अगर मैं अंदर न गया होता तो तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं था? बात खत्म करते ही मैंने और पानी डाला और वापस अंदर चला गया। शिनजई घबराहट में यह सोच ही नहीं पाई थी। जब मैं बोल चुका, वो सदमे में जम गई थी, बेतहाशा कांप रही थी। रही बात उस आदमी की, तो वो उस कुत्ते की वजह से मरा। वो आदमी सबसे ऊपर वाली मंजिल के दरवाजे पर ही छूट गया था। अंदर से घना धुआं बाहर निकल रहा था। मैं टटोलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब मैं पहली मंजिल और बेसमेंट के बीच वाली सीढ़ियों पर पहुंचा तो मैंने कुछ मेजें सीढ़ियों से नीचे फेंक दी। मैंने दांत भींचे और आगे बढ़ा। आखिरकार मेरे कंधों पर एक जान थी। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ा। पूरा बदन दर्द से फट रहा था, फेफड़ों में सुइयां चुभ रही थीं, चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं फट जाऊंगा। ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आंखों के सामने भ्रम होने लगे थे। बेसमेंट से पहली मंजिल की सीढ़ियों पर जीत करीब थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकला। कंधे पर उस आदमी के साथ मैं पहली मंजिल के फर्श पर गिर गया। उस आदमी के मुंह से कुछ कराहें निकली। मैं भी करा उठा। इतना दर्द, इतनी थकान। दांत भींचे, अपनी बाहों के जख्मों को अनदेखा कर दिया। उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की, रोशनी दिखने ही वाली थी, पर मेरा पैर फिसला और हम दोनों बाहर जा गिरे। मेरे कंधे पर रखा वो आदमी पहले गिरा। मैं ठीक पीछे था, बस जमीन पर गिरने से ठीक पहले। हमारे सिर आपस में टकराए और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। लिंग यू, तुम कैसे हो? अस्पताल जाओ और चेकअप कराओ, शिनजई ने घबराते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। दमकल की गाड़ियां चुकी थीं। मास्क पहने फायर फाइटर्स पानी की बौछारें करने लगे। एम्बुलेंस आने के बाद भी वे लगातार बेसमेंट में पानी डाल रहे थे। फायर फाइटर्स आखिरकार बेसमेंट में जाने की स्थिति में थे। मैं होश में आया, चक्कर आते हुए बैठा, पास ही शिनजई को देखा। वो उस बचाई गई औरत से बहस कर रही थी, खड़े होने की कोशिश कर रही थी। शरीर शायद ठीक था। मैं उनकी तरफ बढ़ा और बात सुनी तो समझ गया। उस औरत ने शिनजई की मर्जी के बिना उस नीच वांग यू को यहां बुलाया था और फिर बीच बचाव की कोशिश कर रही थी। लगता है मध्यस्थता नाकाम रही। तो वांग यू ने आग इसलिए लगाई कि या तो साथ मरें या फिर हीरो बनकर उसे बचा ले। लिंगू, तुम होश में आ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? अस्पताल जाओ और जांच करवाओ। मैंने जमीन पर पड़े वांग यू की तरफ देखा। मेडिकल स्टाफ उसे ऑक्सीजन दे चुका था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपने सफेद दांत दिखाए और शिनजई से कहा, आग से बचो, चोरी से बचो और अपने सबसे अच्छे दोस्त से बचो। अपने बचपन के प्यार और अपने दोस्त को तो देखो। खाने की बर्बादी है ये। चुप रहो, तुम बिल्कुल गंवार हो। तुम मुझे जज करने वाली होती कौन हो? शिनजई, उस दोस्त ने कहा। मैंने सोचा काश मैंने तुम्हें बचाया ही न होता। तभी शिनजई ने अपना हाथ घुमाया और तमाचा जड़ दिया उस दोस्त के चेहरे पर। गाल पर हाथ का निशान तुरंत उभर आया। उसने मुड़कर मुझे देखा। लिंगू, मैंने खुलकर हंसते हुए सिर हिलाया। शिनजई, तुम दोनों लंबी उम्र जियो। वह मुड़ी और शांति से भीड़ में चली गई। भीड़ के बीच से उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए विमान से बाहर निकल गई। टेक ऑफ के दौरान इंजन के जोर ने मुझे सीट पर दबा दिया, जो मुझे काफी रोमांचक लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं कभी बंजी जंपिंग करूं तो क्या वह इससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। अगर मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। क्या वह और भी ज्यादा जानलेवा होगा? मैंने समय देखने के लिए हाथ उठाया और अचानक कुछ नोटिस किया। मैंने अभी भी वो घड़ी पहनी हुई थी जो मैं शिनजई को लौटाना भूल गया था। यह वही घड़ी थी जो उसने सगाई के वक्त मुझे दी थी। शिनजई का तोहफा। मैंने इसे 10 साल से ज्यादा पहना था, भले ही बाद में वह मुझे कई लग्जरी घड़ियां भेजती रही।
तो मैंने एक फैसला किया, विमान से उतरकर मैं कोरियर सेंटर ढूंढूंगा और इसे वापस भेज दूंगा। अगर भूलना है तो पूरी तरह भूल जाओ। चूंकि हाल ही में मैं ठीक से आराम कर रहा था, मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। पूरा सफर मैंने खाते पीते और सोते हुए बिताया, जब तक कि मेरी पिंडलियां इतनी सूज नहीं गईं कि मैं झेल न सका। और आखिरकार मैं गिलिन एयरपोर्ट पहुंच गया, आखिरकार आजाद। लड़की की नाराज नजरों के बीच मंत्री ने मिलान को मिलवाया। मैंने उसे रिसेप्शन पर बिल चुकाने भेजा और होटल से बाहर निकल गया। उस लोकल गाइड का नाम मिलान था। मैंने मिलान का पूरा प्लान फॉलो किया। सुना है उन्होंने उस रात एक होटल में चेक इन किया था। बाहर से तो वह काफी प्राचीन स्टाइल का दिखता था, अंदर से उसकी क्वालिटी भी कम नहीं थी। तकरीबन 4 सितारा। खास बात यह थी कि वह बहुत सस्ता था, क्योंकि मिलान के कूपन लगाने के बाद कीमत 398 थी, आधी कीमत से भी कम। मैं इससे बहुत संतुष्ट था। तीसरे दिन का प्लान 10 माइल गैलरी और यूलोंग नदी पर बंबू राफ्टिंग था। नाव चलाने वाला बिल्कुल गिलिन के लोगों जैसा, धंसी हुई आंखें और सफेद चमचमाते दांत। उसकी मुस्कान कितनी साफ थी। मैंने सोचा शायद ये वहां के माहौल की वजह से है। इतनी खूबसूरत जगह पर रहने वालों की मुस्कान इतनी कुदरती होती है। सच है, जैसी मिट्टी वैसा इंसान। तीसरे दिन हम आखिर सिल्वर रॉक केव देखने गए। सिल्वर रॉक केव देख लो तो जीवन भर पैसों की कमी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि सब अमीर बन जाएं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। इन दिनों मेरा शरीर थक गया था, लेकिन लगा जैसे मेरी आत्मा और मन पवित्र हो गए हों। मुझे यहां पसंद आया। फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं, तो मैंने मिलान को 20,000 युआन ट्रांसफर किए, जो 20 दिन की सैलरी थी। बाकी का हिसाब बाद में सेटल कर लेंगे। मिलान ने खुशी खुशी मेरे गाल पर किस कर लिया। उस समय हम लंच कर रहे थे। मैं पेट भर खाकर कुर्सी पर पीछे टिका हुआ टूथपिक से दांत साफ कर रहा था। अचानक मुझे विमान वाला रोमांच याद आया। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मिलान, क्या यहां आसपास बंजी जंपिंग है? मैं आज दोपहर बंजी जंपिंग करना चाहता हूं। मिलान ने धीरे धीरे अपने मुंह का खाना निगला। उसने टिश्यू उठाया और अपना मुंह पोंछा। हाँ, 2 जगह हैं, एक नदी के ऊपर और एक ऊंचे पहाड़ पर। आप कौन सा चुनेंगे भाई लिन, जो पास हो? मैंने मन में सोचा, बंजी जंपिंग के बाद मुझे आसानी से वापस भी आना है। आज का शेड्यूल तो खत्म हो चुका था। होटल लौटकर कुछ और कर लेंगे। मिलान ने कहा पहाड़ वाला पास है, तो हम वहीं गए। बिल मैं भरूंगा। हम दोनों कार में गए और 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में वहां पहुंच गए। हम बंजी पार्क पहुंचे, पैसे दिए, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा और सब ठीक होने पर आगे बढ़े। मिलान, तुम भी कोशिश करो, अगर करना है तो पैसे मैं दूंगा। मिलान ने सिर हिला दिया। हो गया मेरा। यह सुनकर मैंने उसे थम्स अप दिया। मिलान बाहर खड़ा देख रहा था और कभी कभी मुस्कुरा देता था। जब वर्कर बकल बांध रहा था, मैंने देखा कि सेफ्टी लॉक थोड़ा मुड़ा हुआ है। मैंने दूसरे वर्कर को बुलाने के लिए कहा। उसने कहा, फिक्र मत करो बाहर वाले, यह चीज दिन में 100 बार इस्तेमाल होती है। तुम्हारे वजन पर तो इस पर जरा भी दबाव नहीं पड़ेगा। मुझे थोड़ा शक था। ठीक है, तुम मालिक हो। हार्नेस बांध लिया। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे पर आया। मेरा दिल ड्रम की तरह धड़कने लगा, जो तेज से तेज होता जा रहा था। हाँ, यही तो रोमांच है, मैंने चिल्लाकर कहा। नया जन्म आंखें बंद की और कूद गया। कान के पास हवा की आवाज, एड्रेनालाइन का सैलाब। मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही थी। ऊपर से देख रहे मिलान का दिल बैठ गया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, बकल टूट गया। मैंने मन में कहा, धत तेरे की। 2 शब्द मेरे दिमाग में कौंधे सीधे ताबूत में, और फिर मिलान ने एक धमक सुनी। चीखने का समय भी नहीं मिला। लिंगू, मिलान चिल्लाया। रोते हुए वह सहन नहीं कर सका। आंखों के सामने एक जीता जागता इंसान गायब हो गया, और हम इतने दिनों से साथ थे। छोटी मछली जागो, छोटी मछली, अपनी मां के लिए उठो। तुम कॉलेज जाने वाले हो, इतने सुस्त कैसे हो सकते हो? उसकी तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरा शरीर किसी डरावने सपने की तरह भारी महसूस हो रहा था। मैंने सूध-बूध खोए बिस्तर के पास देखा। लगता था मां ने फिर से आंखें मूंद ली थीं। मैंने लापरवाही से उसे नजरअंदाज किया। मां, मुझे थोड़ा और सोने दो। पूरे शरीर में दर्द है, मुझमें हिलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं बिस्तर के पास आया। मैंने अपने कुत्ते जैसे बेटे का माथा छुआ। फिर वह गुस्से में चली गई। उसी पल यादों के टुकड़े मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। अजीब बात है, कंपनी के ब्लूप्रिंट इतने साफ क्यों हैं, जैसे किसी ने उन्हें मेरे दिमाग में फोटोकॉपी कर दिया हो। फ्लोर प्लान, असेंबली, 3D ड्राइंग्स, प्रोसेस ड्राइंग्स। फिर वो छवि उस पल पर जम गई जब सीट बेल्ट टूटी थी। कमबख्त स्टाफ, क्या वे लिंगोंग की जजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते? लानत है, मुझे परिवार और दोस्तों को बताना होगा। आसानी से रोमांच के पीछे मत भागो। सीट बेल्ट लगी होने पर भी कोई सुरक्षा नहीं है, और इतनी ऊंचाई से कूदना आदि। फिर मैंने जल्दी से अपने सिर के पीछे हाथ लगाया। वो सुरक्षित था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने काफी संघर्ष किया। फिर उठकर बैठ गया। मैंने चारों तरफ देखा। यह मेरा अपना कमरा है। ये कोबे ब्रांड का पोस्टर। वो काला फोन कहाँ है?
जब मैंने बिस्तर के पास वो फोन देखा, नोकिया 6600। उसे याद आया कि ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद का समय था, जब उसे दाखिले का पत्र मिला था। माँ के लिए एक इनाम। उसे अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। वह बिस्तर से उछल पड़ा। माँ, इतनी जल्दी में क्या कर रही हो? इतनी देर से सोकर उठ रहे हो? भूख लगी है, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जॉन फोंगिंग के जवां चेहरे को देखते हुए, एक भी सफेद बाल नहीं था, यहां तक कि उनकी कनपटियां भी काली थीं। माँ, क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे चुटकी काटो, चलो भी, क्या हुआ तुम्हें? अभी भी नींद में हो? जॉन फोंगिंग ने डॉगर की तरफ देखा, उलझन में। माँ, बस मुझे चुटकी काटो, मुझे नींद में चलने जैसा व्यवहार करते देख रही हो। जॉन फोंगिंग ने मेरा कान मरोड़ा और एक घूंसा मारा। माँ छोड़ो। दर्द से मैं सिसक पड़ा। जॉन फोंगिंग ने छोड़ दिया। उसने अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह पागल हो। मैंने अपना कान मला। दर्द धीरे धीरे कम हो गया। माँ, मुझे गले लगाओ। इधर आओ बेटा, मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। मेरे चेहरे से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। जॉन फोंगिंग ने अनिच्छा से अपने बेटे का सिर अपनी बाहों में खींच लिया। मैं झुक गया ताकि उसे मेरी गर्दन तक पहुंचने में आसानी हो। जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, जॉन फोंगिंग को महसूस हुआ कि उसके बेटे का मिजाज कुछ अलग है, इसलिए उसने मुझे 2 बार थपथ पाया। अपने दुख के बीच मुझे यकीन हो गया कि मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका हूं। उसका आलिंगन मेरे पुनर्जन्म से पहले जैसा ही गर्म था। मैंने इसके बारे में सोचा और खुश हो गया। यह एक आशीर्वाद है कि मेरे माता पिता अभी भी जवान हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे। माँ, नाश्ते में क्या है? खुद देख लो। मैं कब बड़ा होऊंगा? माँ की बाहों में रोना। एक कॉलेज छात्र जिसकी नाक बह रही है। जॉन फोंगिंग कुछ लेने के लिए मुड़ी। उसने चलते हुए कहा, माँ, तुम 90 साल की भी हो जाओ तब भी मेरे बेटे ही रहोगे। खा लो, बकवास बंद करो। मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। मैंने मक्के के दलिया के 3 बड़े कटोरे खाए। आखिरकार कमजोरी दूर हो गई। खाना खाने के बाद मैंने कटोरे धोए। मैं आंगन में गया, परिचित आंगन को निहारा, फिर आकाश के सामने आदर से सिर झुकाया, जीवन का दूसरा मौका देने के लिए स्वर्ग का धन्यवाद किया। मेरा दिमाग बार बार सिस्टम को पुकार रहा था। आधा घंटा बीत गया, शून्य में पुकारा, जो भी हो। इस तरह अपनी असलियत के साथ जीना ही बेहतर है। देखते ही देखते रात हो गई। क्षितिज पर रोशनी की बस एक लकीर बची थी। गांव में पड़ोसियों के घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। आज मैंने केकड़े के बर्तन से कई स्विमिंग क्रैब और लाल पंजों वाले केकड़े निकाले। आज रात दावत होने वाली है। एरबी, वह युवा जो वास्तव में एक बूढ़ा बच्चा है। खुशी से सोचते हुए, माँ, तुम फ्लाइंग क्रैब और लाल पंजों वाला केकड़ा कैसे पकाती हो? मैंने हंसते हुए पूछा। तुम दिन भर कुछ नहीं करते, तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अपना सिर ढका। मेरी ये जुबान कल दोपहर आना। मेहमानों को जल्दी उठकर किराने का सामान खरीदने शहर जाना चाहिए। हमारे घर कौन आ रहा है? पता है कौन? डोंगवेन हुआ। तुम तब आई थी जब तुम मिडिल स्कूल में थी। हमारे परिवार ने तुम्हारे लिए कपड़े और किताबें खरीदी थीं। याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, मैं सब भूलता जा रहा हूं। मुझे पिछला जीवन समझ नहीं आ रहा। वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद से कभी नहीं आई। क्या वो आई थी? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या उसने पहले फोन नहीं किया था? अब वह खुद आ रही है। बेहतर है छिप जाऊं, पर कहां? मैं बहाना कैसे बनाऊं? छोटी मछली, उठो, अपनी मां के लिए राशन ले आओ। सुन रहे हो? चौंक गया। मैं तुरंत उठ बैठा। मैं खिड़की की चौखट पर खड़ा हो गया। खिड़की खोली। दूसरी मंजिल से नीचे गांव को देखा। चारों तरफ हलचल भरी जिंदगी, लहलहाती हरियाली। चिल्लाया, जीवित रहना कितना शानदार है। जॉन फोमिंग ने भूतल के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला, अपना सिर झुकाया और मुझे नीचे देखने के लिए घूरा। हाँ ठीक है मां, कोई चारा नहीं। पैसे बॉस के पास हैं। जहां तक झुकने की बात है, खुश होने का कोई तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत। वंश और वित्त ने कुचल दिया है, पूरी तरह और बुरी तरह। जल्दी से नाश्ता किया, मोटरसाइकिल पर कूदा और निकल गया। लिन फुशवान की बाइक सुजुकी 100 सीरीज ऑटोमेटिक थी, साधारण और चलाने में आसान। कभी कभी उनकी मां भी उसे चला लेती थी। मोटरसाइकिल पर सवार, चेहरे पर गर्म गर्मी की हवा का आनंद ले रहे थे। हवा पेड़ों, फूलों और घास की महक ला रही थी। यह उन्हें जीवन की जीवंतता में सराबोर करने देता था। उन्होंने इस दुर्लभ अवसर को गहराई से संजोया, महसूस करना सीखा। छोटे बाजार के मेनू की सराहना करना सीखा। टोफू और पसलियां, झींगे और शंख। मैंने कीमतों पर आह भरी। मेज पर 100 रुपए से ऊपर और फिर भी कम। उसे अपने पैरों के बीच मोटरसाइकिल के गैप में भरा, अपनी जांघों से कसकर पकड़ा, घर की ओर चल दिया। अपनी छोटी स्कूटर पर सवार, तुम्हें कभी न डूबने वाला सूरज दिखाने ले जा रहा हूं। मैं घर के पूरे रास्ते गुनगुनाता रहा। मां, मैं वापस आ गया। दरवाजे से अंदर कदम रखने से पहले ही मैंने जल्दी से कमरे का जायजा लिया। भगवान का शुक्र है, वहां सिर्फ डोंग वेनवा थी, चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ। लेकिन वह बहुत उत्साहित नहीं दिख रही थी। डोंग वेनवा ने इस सुंदर युवक को देखा। उसकी आंखें उसे सिर से पैर तक तौल रही थीं। उसने धीरे से कहा, छोटी मछली, तुम बहुत बड़े हो गए हो। हाँ, यहां आओ।
मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। चलो बातें करते हैं। डोंग फोंगिंग अपनी मुस्कान रोक नहीं सकी। मैंने माँ को शिकायत भरी नजरों से देखा। डोंग फोंगिंग ने अनसुना कर दिया, सुना है तुम भी फोंगचिंग में पढ़ने जा रहे हो। मेरी बेटी फोंगचिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में है। जब सेमेस्टर शुरू होगा तब तक वह जूनियर हो जाएगी। डोंग वेनवा ने कहा, उसकी आवाज शांत और स्थिर, पानी की तरह सौम्य, आश्वस्त करने वाली। और इस समय मेरी मध्यम आयु वर्ग की पूर्व सास को सुंदर और धनी, शालीन व्यवहार वाली कहा जा सकता है। अपनी पूर्व सास के लिए मैं अभी भी अपने दिल में उनका सम्मान करता हूं। उसने कभी मुझे अपने बेटे की तरह माना था, पर शिनजाई के बारे में सोचकर मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। मेरी माँ कहती है वह एक मेधावी छात्रा है, उससे सीखना चाहिए। डोंग फोंगिंग केकड़ों को भाप में पका रही थी, साथ ही बातें सुन रही थी। डोंग वेनवा की जो शुरू से ही रुक नहीं रही थी। उनके संतुष्ट भाव को देखकर उसकी मुस्कान अधिक स्नेही हो गई। वह बिल्कुल अपनी दामाद को ताक रही सास जैसी लग रही थी। मैं बेहद चिढ़ गया था। वह और डोंग फोंगिंग मेरी नंबर एक दुश्मन है। शिनजाई जल्लाद है। उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। एक एक करके सबसे निपटा जाएगा। मैंने सोचा पिछले जीवन में मैं तुम्हारी और डोंग फोंगिंग की वजह से और तुम्हारी बेटी की वजह से बर्बाद हुआ था, और अब इस जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर तलाक न होता तो मैं कभी सुकून से आराम नहीं कर पाता। अगर मैं आराम करने न गया होता तो मैं रोमांच की तलाश में न जाता, और वो भी बंजी जंपिंग। इस जिंदगी में मैं दो काम कभी नहीं करूंगा। एक, तुम्हारा दामाद बनना। दो, बंजी जंपिंग करना। बैठो, मैं कपड़े ले आता हूं और नहा लेता हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। वे दोनों एक साथ बोली, क्या हुआ? मैंने उन दो खलनायिकाओं को देखा। डोंग वेनहुआ ने झांग फोंगिंग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। झांग फोंगिंग ने बात शुरू की। जाई तुम्हारे कमरे में सो रही है। मैंने बमुश्किल अपने चेहरे के भावों को काबू में रखा। 10 साल से भी ज्यादा सेक्शन चीफ रहने के बाद भी मैं इस झटके को न झेल सका। थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। माँ, मैं पापा से मिलने जा रहा हूं। दरवाजे से बाहर निकलते ही, जहां कोई मुझे देख न सके, मेरा चेहरा काला पड़ गया। डोंग वेनहुआ ने शिनजाई को खाने के लिए बुलाया। पहली मंजिल पर प्रवेश द्वार से लिविंग रूम और रसोई घर का रास्ता है। डाइनिंग टेबल लिविंग रूम में है। लिविंग रूम पश्चिम में है, रसोई पूर्व में, और वह खाना परोसने में मदद कर रही है। दोनों को नीचे आते देख उसकी नजरें उनका स्वागत करती हैं। मेरे दिल में जो था सो था, फिर भी मैंने पहल करके अभिवादन किया। हेलो, मेरा नाम लिन यू है। बस मुझे शाओए कहो। शिनजाई थोड़ी हैरान थी। मेरी बातों की वजह से हेलो? पहली बार मिले हैं तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। एक पल इंतजार करो। बस एक पल के लिए रुकी। पलक झपकते ही वह अपने शांत अंदाज में वापस आ गई। वह पहले से कहीं ज्यादा बातें करती है। एक युवती का यौवन जीवंतता से भरा होता है। शिनजाई को दौड़ते हुए देखना। उसकी चोटी एक खास आकर्षण के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, एक चंचलता, एक मासूमियत के साथ। फिर भी उस दूरी की कमी थी। अंत में थोड़ी मानवीय गर्माहट मिल ही गई। वह 2 बक्से वापस लाई। ये 2 सेट स्पोर्ट्स वियर हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ये 2 जोड़ी जूते जो मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं। साइज वही है जो जोंग का है। थोड़ी देर में इन्हें पहन कर देखना। उसके लाल होंठ धीरे धीरे खुलते और बंद होते हैं। वह सोच समझकर धीरे बोल रही है। उसकी आवाज साफ और स्पष्ट है। प्रवेश द्वार पर यह ऐसा था जैसे बड़ी और छोटी मोतियां किसी जेड की थाली पर गिर रही हों। बिल्कुल वैसा ही। मैंने दोनों हाथों से उन्हें ले लिया, शुक्रिया, और सामान को लिविंग रूम के एक तरफ रख दिया। सब एक साथ बैठ गए। झांग फेंगिंग परोसने वाले चम्मच से शिनजाई के लिए खाना चुनती है। मैंने थोड़ी अपनी नाक सिकोड़ी, अपनी माँ की चापलूसी के प्रदर्शन को तिरस्कार से देखते हुए, खाते हुए और गपशप करते हुए, पुरानी पीढ़ी की जवानी की कहानियों को याद करते हुए, समय के बीतने को याद करते हुए। मैं बीच बीच में बोल पड़ता, ज्यादातर 60 से 80 के दशक के अनुभवों की कहानियां। उस समय लोग बस जीवित रहकर ही खुशनसीब होते थे। गर्मी की रात के खाने के बाद ग्रामीण बाहर निकल जाते, शिन और उसकी मां के साथ। अपने ही आंगन में ठंडक पाने का चुनाव किया। मैंने मच्छर भगाने वाली धूप जलाई। वे एक के बाद एक बातें करने लगे। बहन इंजी, क्या शाओयार तुमसे कुछ साल छोटी है? शिन की मां ने पूछा है। 3 साल छोटी। एक का जन्म 82 में हुआ, दूसरी का 85 में। शिनजाई पूरी रात मुझे कभी कभी देख रही थी। रात गहरी थी। मैंने भी नहीं देखा, बस उन्हें यह कहते सुना कि बम फोड़ने वाले हैं। मैंने जल्दी से बात काटी। अंटोन, क्या तुमने मेरे बच्चे को बचाया? हाँ, उस समय शहर जाने के बाद मैंने उसके पिता से शादी कर ली। एक तो एक संतान नीति थी, 2 हम दोनों काम में व्यस्त थे, इसलिए हमने खुद को रोक लिया। शिन की मां मुझे संतुष्टि से देख रही थी। सिर्फ बड़ों की बात, परिवार का प्रकार पक्का हो गया तो एक और बेटा पैदा करने पर विचार करने के बारे में क्या ख्याल है? मेरे तुम्हें धर्ममां बनाने के बाद तुम्हें एक अतिरिक्त बेटा मिल जाएगा। मेरे परिवार में सिर्फ मैं हूं तो मुझे एक अतिरिक्त बहन मिल जाएगी। इतना अकेला रहने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, दोनों माताओं ने एक साथ कहा। नहीं नहीं। पूछो। दृश्य एक पल के लिए शांत हो गया।
झांग फोंगिंग ने मुझे देखा और कहा, जब तुम दोनों पैदा हुए थे तभी गोद भराई के समय सगाई हो गई थी। एक बाल विवाह का समझौता। डोंग वेनहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। शिनजाई ने कहीं और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। खामोशी ही सोना है। मैंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पहले इतनी उत्सुक थीं और शिन परिवार की शर्तें इतनी अच्छी थीं, और फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर, फिर शिन की मां की ओर। पुष्टि हो गई कि यह सच है। अगला, मैं खुद को विनाश के कगार पर परख रहा था। मैंने झांग फोंगिंग से कहा, मां मुझे कोई पसंद है। झांग फोंगिंग की आंखें फैल गईं, मेरी ओर इशारा करते हुए। वह फिर से कहो, मुझे कोई पसंद है। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझसे फिर कहो। झांग फोंगिंग की आवाज और ठंडी हो गई। उसने अपनी उंगली वापस खींची, अपने घुटनों पर हाथ रखे, अपनी मां को जानते हुए। यह संकेत है कि वह हमला करने वाली है। इसलिए मैंने आज्ञाकारी बनकर कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन वह अचानक खड़ी हो गई और गंभीरता से कहा, लेकिन मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है ना, और उनके परिवार बराबरी के होने चाहिए। मैचमेकर मत बनो मां और डोंग मिंग। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड, तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? झांग फोंगिंग ने मुझे घूरा, फिर डोंग वेनहुआ और शिनजाई को देखा। यहां से दफा हो जाओ और नहा लो। आज रात पहली मंजिल के पश्चिमी कमरे में सोना। जरूर, मैंने जवाब दिया और खिसक गया। जब स्थिति तुम्हारे खिलाफ हो तो पीछे हटना ही बेहतर है। भागते हुए, एक योजना सोचते हुए। शिनजाई का चेहरा शांत था, रात की गहराइयों को घूरते हुए। डोंग वेनहुआ और झांग फोंगिंग ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक खामोश बातचीत। तब गांव में गर्मियों में नहाने के लिए हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल होता था। बड़े काले पानी के बैग सुबह भरे जाते थे। अगली रात आधी रात तक पानी अभी भी गुनगुना था। मैंने उठकर उन जूतों को देखा जो शिनजाई ने मुझे दिए थे। एडिडास की एक जोड़ी, नाइकी की एक जोड़ी। मैंने मोजे पहने और उन्हें पहन लिया। एक एडिडास, एक नाइकी, बिल्कुल सही। जीन्स की एक अनजान जोड़ी, और साथ में 2 टी-शर्ट्स। सच में बहुत खर्चीला है मेरे जैसे इंसान के लिए। मेरी पूर्व पत्नी अब भी उतनी ही खूबसूरत है, अब भी उतनी ही बेरुखी, पर अभी उतनी अहंकारी नहीं। मैं इस जन्म में शिनजाई से कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए पिछले जन्म की अपनी पूर्व पत्नी के सामने मैं पूरी तरह निश्चिंत महसूस करता हूं। अब न कोई हीन भावना है और न ही कोई तड़प, बस थोड़ी और आजादी। ये उमस भरी नींद का समय। रात के वक्त गांव में अब भी काफी घुटन होती है। सिर्फ बिजली के पंखे या हाथ वाले पंखे ही सहारा हैं, लेकिन गांव की शांति और सुकून प्रकृति के इतने करीब। ये वो है जिसे शहर कभी नहीं बदल सकता। अगली सुबह सूरज उगा। सुनहरी किरणें पतले बादलों को चीरती हुई निकलीं, पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ती हुईं। गांव के मुर्गे जोर जोर से बांग दे रहे थे। कभी कभार युआन काई के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। गांव की धीमी रफ्तार वाकई नसों को सुकून देती है। मैं रात को नीचे सोता हूं, रसोई के पास। अभी आसमान में उजाला भी नहीं हुआ है। मां पहले ही उठ चुकी हैं। कभी कभार मुझे बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है। मैं बिस्तर पर लेटा उन आवाजों को सुनता हूं। एक पल के लिए अचानक मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। प्यार का एक रूप यह भी है कि मां आपके लिए नाश्ता बना रही है। अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं। शिन मां और बेटी अभी नहीं उठी हैं। मैं अपनी मां के करीब झुक गया। मां, क्या आपने आंटी डोंग को बुलाया है? आप क्या करने की सोच रही हैं? झांग फोंगिंग ने मुझे ठंडी नजरों से घूरा। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, बेटा पालने में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढने में क्या बुराई है? तुम फिर भी खुश नहीं हो? मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं था। बात यह है कि वो पिछले जन्म में मुझे नहीं चाहती थी। अगर मेरे ससुर की मदद न होती तो मैं कभी शिनजाई से शादी ही नहीं कर पाता। आखिरकार पैसा सब कुछ करवा देता है, लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी की परख एकदम सही थी। मुझे लगता है मैं एक अच्छा पारिवारिक इंसान हूं। शिनजाई का अंधा होना मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, ये 10 साल भी तो बर्बाद हुए। ये आपसी तबाही है, नहीं है क्या? चूल्हा जलाने के लिए झुकते हुए। गर्मी की लपटें काफी तेज थीं। मैंने मां को सब्जी भूनते हुए ऊपर देखा। सोचा, मैं अपनी मां को कैसे समझाऊं कि वो ये सब न करें। मां, आप अपने बेटे की जान ले लेंगी। मैंने वो बड़ा सवाल पूछ ही लिया, क्या जमींदार की बेटी कभी किसी नौकर पर फिदा हुई है? झांग फोंगिंग ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वो सब्जी भूनती रहीं। मतलब था, तुम्हें पता ही क्या है? क्या मां की नजरों में मैं अब भी एक छोटा बच्चा ही हूं? तुम्हारे जमाने में घर जमाई के साथ क्या उसे ससुर के घर मार पड़ती थी? क्या वो कुत्ते से भी बदतर खाना खाता था? मैंने मां के गुस्से को नजरअंदाज किया और झांग फोंगिंग पर अपना जादुई वार जारी रखा। करछी लिए उनका हाथ रुक गया, फिर वो वापस भूनने लगी। उन्होंने कुत्ते के इस बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने लोहे की कड़ाही पर स्टील की करछी के टकराने की आवाज सुनी। रफ्तार बढ़ गई थी, आवाज और तेज हो गई थी। मैं समझ गया कि मां भले ही कुछ नहीं बोल रही थीं, लेकिन मेरी बातें उन्हें चुभ गई थीं, वरना वो ऐसे खाना नहीं पकाती। मैंने उन पर आत्मा को झकझोर देने वाले 3 सवालों का प्रहार किया। मां से उनके जमाने के घर जमाई के बारे में पूछा। क्या वो रात को जमीन पर सोते थे या अस्तबल में? झांग फोंगिंग पहले 2 सवालों पर ही अटकी रहीं।
फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया। धत तेरे की, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जलती आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। ये तो तय है कि मुझे नहीं पता। वही था जिसने अपने बेटे को आग में धकेला, लेकिन वो अब भी गुस्से में थी। बेटा मां की जान और रूह होता है। जो कोई भी उसके बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत करेगा, वो उससे मरते दम तक लड़ेगी। जितना गुस्सा उन्हें आया, उन्होंने मुझे कूल्हे पर उतनी ही जोर से लात मारी और कुत्ते के इस बेटे को जमीन पर गिरा दिया। ओ मां, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। झांग फोंगिंग को अचानक कुछ गड़बड़ लगा। भगवान के लिए सामान्य बात करो। ठीक है मां, मैंने अपनी नजरें झुकाकर एक अच्छे पालतू जानवर की तरह व्यवहार करते हुए कहा। फिर मैं आगे बोला, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल असली है। आपने बिल्कुल बहस नहीं की और वो दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। क्या आप ये समझ सकती हैं? तो आप क्या करना चाहती हैं? झांग फोंगिंग को अजीब महसूस हुआ कि उनका निकम्मा बेटा हाल ही में उनके काबू से बाहर हो रहा था। वो अपने हर कदम को नाप तोल कर उठा रहा था। उसे लगा जैसे उसके साथ खेल खेला जा रहा है। मैंने कहा, आप नाराज नहीं हो सकती, ठीक है? उसका परिवार बहुत अमीर है और वो रूप और हुनर दोनों में बहुत बेहतरीन है। वो आपके बेटे को क्यों पसंद करेगा? अगर वो करता भी तो आपका बेटा उसे संभाल नहीं पाता। मैं आपको उस विचार से हटाना चाहता था। मैंने राहत की सांस ली। दूसरे शब्दों में, शिन परिवार के रुतबे और शिनजाई के गुणों के साथ कुलीन परिवारों के लड़के, अमीर घरों के बेटे, उद्योगपतियों के बच्चे सब उसके लिए कतार में खड़े होंगे। मां समाज वर्गों में बंटा हुआ है। हमारा परिवार अमीर नहीं है, लेकिन हम सभ्य और सुखी हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जबरदस्ती मत कीजिए, ठीक है? झांग फोंगिंग ने खाना परोसा, उसे एक बड़े कटोरे से ढंक दिया, उसे गर्म रखने के लिए। मां, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जब मैंने देखा कि मां ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर पूछा, मेरे लिए 2 टमाटर तोड़ लाइए। मैंने लाचारी भरी मुस्कान दी। क्या मां वास्तव में मेरी सुनेगी? मैंने टमाटर मां को थमाए और कार ठीक करने में पिताजी की मदद के लिए आंगन में चला गया, जहां कुछ छेद थे। लिन के पिता को पैच लगाने थे। मैंने एक सिगरेट निकाली और पिताजी को दी, फिर अपने लिए एक जलाई और पीने लगा। मैंने उस पल पिताजी के चेहरे की ओर देखा। पिछले जन्म की तुलना में कम झुर्रियां थीं और मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। लिन जंग अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए पीछे हट गए। उनकी नजरें जो दूर टिकी थीं, मेरी ओर घूमी और बोले, तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, बात यह है कि मैं उनके परिवार के लायक नहीं हूं। दिखने और शिक्षा में मैं उनसे बहुत पीछे हूं। अगर हम शादी कर लेते तो हमारे दोनों परिवारों के लोग मुसीबत में पड़ जाते। नाखुश। सबसे जरूरी बात यह है कि उसका बचपन का प्रेमी है। वो बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं और आज तक उनका रिश्ता कायम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए सहमत नहीं होऊंगा। कोई भी सहमत नहीं होगा, है ना? क्या फायदा? बड़े हुए। पिताजी, आप बूढ़े हो रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। मुझे मां और पिताजी के बारे में बताइए। अभी मैंने अपने बेटे की तारीफ की, कितनी बचकानी बात है। पिता और पुत्र साथ काम करने में व्यस्त थे। पिछले जन्म में मैंने इसे नहीं समझा था, लेकिन इस पल वो बहुत गंभीर थे, क्योंकि वो बहुत खुश थे। दूसरी मंजिल पर मेरा कमरा। शिनजाई बालकनी में खड़ी आंगन में व्यस्त बूढ़ी श्रीमती लिन को देख रही थी। उसके होंठों के कोने ऊपर मुड़ गए। उसकी जीवंत आंखें किसी अनजान चमक के साथ चमक उठीं। शिन की मां उसके पीछे आ गईं। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब आईं। जाई इतनी खोई हुई थी कि वो युवा काफी अच्छा है। मां, आप क्या कह रही हैं? मुझे भूख लगी है। क्या अब हम खा सकते हैं? तुम्हारी मां ने इसे आज सुबह ही बना लिया था। वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो चलते हैं। मेज पर टमाटर अंडे का सूप, बीफ बन, मूली की भुजिया, मक्के का दलिया और उबले अंडे रखे थे। शायद जल्दी उठने की वजह से या फिर दोबारा जन्म लेने के कारण मुझे भूख बहुत लग रही थी। मुझे लग रहा है जैसे मैं एक भूखा जानवर बनता जा रहा हूं। खाना खाने के बाद मेज साफ करते हुए हमने घर पर मेहमानों के होने के बारे में बात की। अगर मेहमान खुद जाने का नाम न ले तो मेजबान उसे कह नहीं सकता। मैंने मन ही मन एक आह भरी। यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तय किया कि आज का पूरा दिन मैं अपने पिताजी के साथ बिताऊंगा। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद जॉन ने आवाज दी, लिटिल फिश वापस आ गई है। ठीक है, मैंने जवाब तो दे दिया, पर मैं खुश नहीं था। अब वो क्या कर रही है? मैं तेजी से बढ़ा। जल्दी ही वापस लिविंग रूम में इंतजार करने लगा। जई समुद्र किनारे सीपियां ढूंढना चाहती हैं। उसे अपने साथ ले जाओ, देखो क्या क्या खजाना मिलता है। ठीक है। मैंने पहली बार शिनजई के मिनीस्कर्ट वाले गेटअप पर गौर किया। उसकी अजीब सी टी शर्ट, वो घड़ी, बाहर जाने के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। मां, आपकी टोपी कहां है? मेरी मिडिल स्कूल की कोई समर यूनिफॉर्म ढूंढो। एक साफ जोड़ी ढूंढ कर लाओ। मैंने मुड़कर शिनजई से कहा, बहन तुम्हें टोपी पहननी होगी। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो। घड़ी उतार दो। दस्ताने कहाँ हैं? वरना धूप से जल जाओगी और खरोंचें आ जाएंगी। क्या तुम स्नीकर्स लाई हो? शिनजई ने मेरे गंभीर चेहरे को देखा। उसने स्नीकर्स के बारे में जवाब दिया, गाड़ी में है। बाकी सब चीजों के लिए जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे लिए दस्ताने ढूंढ लाता हूं। चलो अब निकलते हैं। मां, आपकी आर्म स्लीव्स और कपड़े।
डोंग की आंखें चमक उठी। क्या खूब है। सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। वो मानो कह रही थी जल्दी करो और मेरी गोभी चोरी कर लो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लिटिल फिश तुम्हारी इस सख्त गोभी को कभी हाथ नहीं लगाएगी। जिसे चाहिए वो ले जाए। मैं डींगे नहीं मार रहा। मैं तो तुम्हारी गोभी की तरफ देखना भी नहीं चाहता। सच कहूं तो मुझे ये काफी चिड़चिड़ापन देती है। मैं क्या सोच रहा था ये किसी और को नहीं पता था। शिनजई के तैयार होने के बाद वे दोनों निकल पड़े। मैं शिनजई को साथ लेकर बूढ़े आदमी के पच्चीनों पर चल पड़ा। मैं आगे आगे चल रहा था। शिनजई एक कदम पीछे थी। वो लगातार मेरे किशोरावस्था वाले रूप को देख रही थी। शायद ये समुद्र के पास का कोई गांव था। समुद्री हवा थोड़ी तेज थी। शिनजई की आंखें थोड़ी लाल थीं। मैं बेखबर आगे चल रहा था। हम दोनों खामोशी से चल रहे थे। मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, न ही ज्यादा ठंड। शिनजई ने चुप्पी तोड़ी। उसने पूछा, क्या जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ वो फोंगचांग यूनिवर्सिटी है? क्या ब्रांच है ना? फोंगचांग यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। शिनजई पूछती ही गई, क्या तुम फोंगचांग कभी गई हो? स्कूल शुरू होने पर मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैंने जवाब दिया। मैंने पहले ही एक सहपाठी के साथ प्लान बना लिया है। शुक्रिया। लेकिन मन में सोच रहा था, कौन वहां नहीं गया? मैंने तो वहां 4 साल बिताए हैं। मैं शिनजई के साथ जानबूझकर नहीं उलझना चाहता था। मैंने साफ मना कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे इतने अच्छे से लेगी। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। लिमी के खेतों में क्या उगता है? मक्के की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वो मक्का है जो दलिया हमने आज सुबह खाया था, वो उसी से आता है। फिर हम दोनों चलते रहे। मैंने जो फसलें देखी उनके नाम बताने शुरू किए। शिनजई, जो हमेशा शहर में रही है, बड़े ध्यान से सुन रही थी। 20 मिनट से ज्यादा पैदल चलने के बाद आखिरकार हमें दूर समुद्र दिखाई दिया। समुद्र के सामने दूर का पानी गहरे रंग का था। आज का दिन धूप वाला और शांत है। समुद्र तट चहल पहल से भरा है। ज्यादा सैलानी नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी रोज की मछली पकड़ने आए हैं। प्रवेश द्वार पर रेतीला तट बाईं और दक्षिण की ओर फैला है। दाईं ओर कीचड़ और चट्टानें हैं। जहां पकड़ आती है वो ज्यादातर दाईं ओर है। समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर एक छोटी पहाड़ी है। जहां पानी मिलता है वहां बड़ी चट्टानें हैं। बीच में एक गहरी खाई है, टेढ़ी मेढ़ी। आप इसे सीपियां ढूंढने वाली जगह तक जाने के लिए शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से चलना मुश्किल है। मैं आगे होकर नीचे उतरने लगा। मैं रुका यह देखने के लिए कि क्या शिनजई अकेले आ सकती हैं। मुझे उसे कमतर आंकने का एहसास हुआ। वो बहुत फुर्ती से आ रही थी। उसका निचला शरीर मजबूत है, इसलिए वो चलती गई। मैं देखने के लिए रुक गया। हम ये तब तक करते रहे जब तक सुरक्षित नीचे नहीं पहुंच गए। मैं आगे नेतृत्व कर रहा था। मैं शिनजई को पहले कुछ क्लैम और घोंघे ढूंढने ले गया। फिर हम उसके पिता को खोजने जाएंगे। मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, बहन चलो कुछ समुद्री खाना पकड़ते हैं। क्यों ना हम दोपहर के खाने में एक डिश और बढ़ा दें? बात करते हुए मैंने अपने सामने शिनजई को देखा। उसके पुराने रूप की तुलना में जीवंत और युवा शिनजई को कौन पसंद नहीं करेगा? लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं करना है। शिनजई उत्साह से कहती है, जरूर, और फिर वो शांत हो गई। मैं कांप गया और जल्दी से कहा, तो फिर शुरू करते हैं। मैं तुम्हें पहले दिखाऊंगा, फिर हम साथ मिलकर सीखेंगे और करेंगे। हमने जल्दी ही कुछ पकड़ लिए। जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो बस चमकते हैं। ये शिनजई है, आत्मनिर्भर और काम करने वाली। ये स्टाइल पूरी तरह उसका है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। खुद करने से ही संतुष्टि मिलती है। मैं उसे अगले स्तर पर ले गया, घोंघे के शिकार के लिए, क्योंकि हमें चट्टानों के बीच जाना था। मुझे चिंता थी कि कहीं वो गिर न जाए या खरोंच न आ जाए। शिनजई हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी बेहतरीन शारीरिक स्थिति ने इसे आसान बना दिया। अभी वो उकड़ू बैठी है, एक चट्टान का किनारा दोनों हाथों से पकड़े हुए, धीरे से दूसरी चट्टान पर एक पैर रखने की कोशिश कर रही है। मैं नजरें चुराकर कुछ झलकियां लेने से खुद को नहीं रोक पाया। भले ही उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, पर उसकी लंबी टांगें और उसका पोज इतना लुभावना था कि मुझे बुरा लगा। मर्द अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। मैं खुद से नफरत करता हूं। मैंने दूसरी तरफ देख लिया। अमिताभ घोंघों को छूते हुए, उन्हें छूना पसंद है। उनकी कड़ी मेहनत से 1 घंटा बीत गया। उन्होंने विभिन्न आकारों के 20 से ज्यादा सुगंधित घोंघे इकट्ठे किए। शिनजई बहुत खुश है। मैंने सोचा, इस समय समुद्री खाना वाकई बहुत ज्यादा है। मेरे पिछले जन्म में 1 घंटे में कुछ ढूंढना जश्न मनाने लायक होता। शिनजई अभी भी लड़ रही है, अपना पागलपन दिखा रही है। गंभीर और दृढ़। लंबे बालों की 2 लटें उसके चेहरे के दोनों तरफ गिर रही हैं। पसीने की 2 बूंदें अभी इतनी भारी नहीं हुई हैं कि गिरें। पसीने की बूंदें उसके बालों के सिरों पर लटक रही हैं और वो मेहनत से काम कर रही हैं। पसीने के साथ परफेक्ट साइड प्रोफाइल। सचमुच पड़ोस की लड़की जैसा लग रही है। शिनजई अपने हाथ से अपनी टोपी ठीक करती है। वो अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने लंबे बालों को पीछे करती हैं। उसकी चमकती आंखों में एक खुशी भरी मुस्कान शिनजई के चेहरे पर दिखती है। मेरे पीछे पीछे चलते हुए अपने चेहरे पर लगे कीचड़ और पसीने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। वे दोनों फादर लिन की ओर चलते हैं।
मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने पहला जादू आजमाने की तैयारी की और तेज कदम बढ़ाने लगा। जरा धीरे। शिनजई ने मेरे साथ कदम मिला लिए। मैंने मुड़कर उससे पूछा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे स्कूल में है? शिनजई अपने कदमों पर रुक गई। उसकी तिरछी आंखों ने मुझे जकड़ लिया। वह एक साफ और जिज्ञासु नजरों से मुझे घूर रही थी। उसने खामोशी से सिर हिलाया। मैं चलता रहा, आगे बढ़ते हुए। इतनी खूबसूरत बहन के पीछे तो लड़कों की लंबी लाइन लगी होगी। शिनजई के गाल थोड़े लाल हो गए। शायद यह सिर्फ तेज धूप की वजह से था। उसने तिरछी नजर से मुझे देखा। उसकी आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। खामोशी ही सोना है। हम साथ साथ चलते रहे। मैंने शिनजई से कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। आखिरकार तुम्हें एक छोटे भाई की जरूरत तो होगी ही। मेरा चेहरा इतना ईमानदार लग रहा था। ईमानदार शब्दों को सुनकर शिनजई ने एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचा। वह कुछ कदम दूर गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। रुकते हुए उसने मुझसे कहा, ठीक है भाई। उस पल मैं अंदर ही अंदर झूम उठा। आखिरकार पहला सुरक्षा घेरा तैयार था। मुझे लगा जैसे मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। उसके बाद मैंने शिनजई से और बातें की। जब तक मैं अपनी पिछली जिंदगी के लोगों और बातों से दूर रहा, हम लिन परिवार के समुद्र जाने वाली जगह पर पहुंच गए। मैंने शिनजई को जाल खींचने का तरीका और ज्यादा मछली पकड़ने की तरकीबें समझानी शुरू की। टायर ट्यूब उठाए हुए कोई पास आया। मैंने जल्दी से ट्यूब से बैग ले लिया। शिनजई को मछली और झींगों के प्रकार अलग अलग करके समझाए। सीफूड को ताजा रखने के लिए पकड़ी गई मछलियों को समुद्री पानी से भरी बाल्टियों में डालना जरूरी है। यह ट्यूब एक ट्रक के टायर का इनर ट्यूब है। आमतौर पर यह एक बड़े ट्रक का पूरा फूला हुआ इनर ट्यूब होता है। पानी में इसकी उछाल बहुत जबरदस्त होती है। बीच के छेद में रस्सी से जाल बुना जाता है। उथले पानी में यह बहुत काम आता है। सामान ढोते समय इसे एक ही रस्सी से खींचा जा सकता है। शिनजई को सीफूड बहुत पसंद है। उसे मछली, झींगे और शेलफिश बेहद पसंद है। इतनी सारी मछलियां देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसने बड़ी सावधानी से उन्हें छांटा। इस शल्क वाली मछली को क्या कहते हैं? इसे कैसे खाते हैं? शिनजई ने पूछा। यहां हम इसे फैटहेड मछली कहते हैं, क्योंकि इसका सिर बड़ा और शरीर पतला होता है। यह मछली सुखाकर रखने के लिए बेहतरीन है। इसे साफ करके अच्छी तरह धो लो, नमक लगाओ और फिर धूप में सुखा लो। जब यह सूख जाए तो तेल में तल लो। मक्के के मोटे दलिये के साथ परोसें। यह चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसके चेहरे के भाव देखे। क्या तुम्हें थोड़ा चाहिए? मैं अपनी मां से कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए तैयार कर देंगी। शिनजई ने खुशी से सिर हिलाया। इस बार लिन परिवार फिर से समुद्र में गया। इस बार वे स्टिल्ट्स, लठों पर चढ़कर केकड़ा पकड़ने वाले बर्तन लेने गए। बर्तन गहराई में रखे गए हैं। स्टिल्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। शिनजई समुद्र को निहार रही थी। लिन के पिता की जगह पर धैर्य के साथ इंतजार करते हुए किसी अलग किस्म के सीफूड की उम्मीद में। करीब 1 घंटे बाद लिन के पिता वापस लौट आए। इस बार वे लाल खोल वाले स्विमिंग केकड़े लेकर आए हैं। यहां इन्हें उड़ने वाले केकड़े भी कहा जाता है। इस बार मैंने उन्हें नहीं करने दिया। उनके कोमल हाथों की चिंता थी, मजाक नहीं है। उन लाल खोल वाले केकड़ों के बड़े पंजे बहुत ताकतवर होते हैं। अगर एक भी उंगली में चिमट जाए तो शायद खाल उधेड़ देगा। मैंने जल्दी से उन्हें छांट कर पैक कर लिया। बीच कोम्बर की मेहनत का फल। दिल में एक संतुष्टि भर आई। शायद यह प्राचीन चीनी लोगों के जीन्स में ही है। मेहनत का इनाम भोजन की संतुष्टि है। यह कल खाने को कुछ न होने के डर को कम करता है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने जमा करना सीखा है। आज सुबह की कमाई बहुत है। इस उम्र में शिनजई सचमुच बहुत सुंदर लगती है। इस समय मैं बस एक किशोर लड़की के रूप में देवी की सुंदरता की सराहना कर रहा था। इस पल मुझे लग रहा है जैसे मैं एक मृत स्थिति से बाहर निकल आया हूं। अब दोपहर के बीच कॉम्बर्स को घर लौटने की तैयारी करनी चाहिए। सामान पैक करो। लिन के पिता अपनी तिपहिया मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सामान और पकड़ को लादे वे दहाड़ते हुए निकल गए। बाकी दोनों अभी भी इत्मीनान से घर की ओर चल पड़े। ज्वार आ रहा है। लहरें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। रास्ते में वे और बातें करने लगे। दोनों के बीच रिश्ता पक्का करने के बाद मेरा बचाव थोड़ा कम हो गया। शिनजई एक जिज्ञासु बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है। हंसी और खुशनुमा बातें। वे खुशी खुशी घर पहुंच गए। घर वापसी, कपड़े बदलने और नहाने का रूटीन लगभग वैसा ही था। दोपहर के खाने में लगभग सब कुछ सीफूड ही था। खाने के बाद पाचन और बातचीत। शिन की मां ने वापस शहर लौटने का सुझाव दिया। जॉन फोंगिंग ने उन्हें कई बार रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। शिन की मां ने विनम्रता से मना कर दिया। शहर की ओर लिन परिवार ने उनके लिए ढेरों सूखी मछलियां पैक कर दी। सूखे स्कैलप, सूखी सीपियां, सूखी जमी हुई मछलियां, ताजा मछली और झींगे का पेस्ट। डिग्गी पूरी तरह भर गई थी। डोंग वेनहुआ ने मुझे करीब खींचा, ध्यान से मुझे देखा। उनकी गर्म नजरों ने मुझे पिघला दिया। जब तुम आई सिटी जाओ तो आंटी को कॉल करना, मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगी। यह छोटा लाल लिफाफा लो, इसमें कुछ पैसे हैं। मेरे हाँ कहने का इंतजार किए बिना उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उसे दबाया तो कुछ नोट महसूस हुए। मैंने खुशी से जवाब दिया, धन्यवाद
मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में मेरे सास ससुर उसके प्रति कितने अच्छे थे। एक पल के लिए मैं भावुक हो गया। डोंग वेनहुआ से कहा, क्या आपको यकीन है कि आपको एक बेटा नहीं चाहिए? मुझे देखो, मैं बहुत मेहनती हूं, मीठी बातें करने वाला, गर्म दिल का और जिम्मेदार। जरा सोचिए। डोंग वेनहुआ ने उसे तिरछी नजर से देखा, धीमे से कहा, दफा हो जाओ। जाओ, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करो। जब भी मौका मिले हमारे यहां आना, तब भी मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगी। उन्होंने उस पर और ध्यान नहीं दिया। झांग फोंगिंग को अलविदा कहा। शिन की मां और शिनजई ने गाड़ी स्टार्ट की। झांग फोंगिंग उन्हें छोड़ने गांव के मुहाने तक गए। छोटी गाड़ी को दूर जाते हुए देखा। मैं अपनी मां के पीछे खड़ा था और उन्हें देख रहा था। मेरी मां 20 साल से भी ज्यादा समय से डोंग वेनहुआ के संपर्क में क्यों थी? शुरुआती खतों से लेकर बाद की फोन कॉल्स तक, यह उस दौर की आध्यात्मिक सभ्यता थी। आजकल के सहपाठियों के पास एक दूसरे के नंबर तो होते हैं, शायद एक दशक तक कोई संपर्क न हो। तब घोड़ा गाड़ियां धीमी हुआ करती थीं। एक पूरी जिंदगी बस एक ही इंसान से प्यार करने के लिए काफी थी। आजकल जो भी हो, रफ्तार बहुत तेज है। कभी कभी प्यार बस फास्ट फूड जैसा होता है। मैंने एक सच्चा और शुद्ध प्यार ढूंढने का फैसला किया। अगर मुझे वो न मिला तो मैं समझौता नहीं करूंगा। ऐसा कोई जो समझे कि कब तुम्हें ठंड लग रही है और कब गर्मी। ऐसा कोई जिसे तुम्हारी परवाह हो। वह औरत जो तुम्हारी तरफ ऐसे दौड़े जैसे तुम उसकी तरफ दौड़ते हो। गर्मियों की हवा गुनगुनी थी, उन भारी पौधों को हटाते हुए। जब दिल आजाद होता है तो दुनिया कितनी विशाल लगती है। खुशी ही तो सबसे मायने रखती है। दोपहर की धूप आंखों को चुंदिया रही थी, खासकर उनके लिए नहीं जो दक्षिण की ओर जा रहे थे। डोंग वेनहुआ गाड़ी चला रहे थे। धूप का चश्मा पहनना पड़ा। गाड़ियां चल रही थीं। उनकी त्वचा सूखी और सहज महसूस हो रही थी। डोंग वेनहुआ ने अपनी बेटी की ओर देखने के लिए सिर घुमाया, फिर सड़क पर नजरें टिका लीं। बोले, बेटा, क्या गांव में मजा आया? शिनजाई ने याद किया। हाँ, बहुत अच्छा था। काफी ताजगी महसूस हुई और सुकून भी। क्या तुम अगली बार फिर आओगी? शिन की मां ने पूछा। हाँ, मैं वापस आई थी वो जानने जो तुमने और झांग यी ने कल रात बात की थी। वो अरेंज मैरिज वाली बात? वो वाली बात। ये एक लंबी कहानी है। डोंग वेनहुआ ने याद किया। डोंग वेनहुआ ने कार को सड़क के किनारे लगा लिया। उनकी बेटी उनसे पूछना चाहती थी तो उन्होंने शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। तब डोंग वेनहुआ को यूथ प्रोग्राम के लिए गांव भेजा गया था। खाने को पर्याप्त नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे। झांग परिवार गांव के उन चंद परिवारों में से था जिनके पास पेट भर खाना था, क्योंकि झांग परिवार में बहुत से बेटे थे और झांग फोंगिंग सबसे छोटी बेटी थी। घर में 4 बड़े भाई थे। तब जिसके पास ज्यादा पुरुष बच्चे होते थे उसका दबदबा होता था और कोई उसे तंग नहीं करता था। झांग फोंगिंग का व्यक्तित्व बहुत उग्र और निडर था। वह अक्सर सौम्य डोंग वेनहुआ का ख्याल रखती थी। जल्द ही वे करीबी दोस्त बन गए। झांग फोंगिंग अक्सर डोंग वेनहुआ को काम के पॉइंट्स कमाने में मदद करती थी। शहर लौटने से पहले वाली सर्दियों में वे लकड़ी इकट्ठा करने पहाड़ पर गए, ज्यादा लकड़ी बटोरने के लिए। वे जंगल में और गहराई में चले गए। वहां उनका सामना 4 चित्तीदार भेड़ियों से हुआ। डोंग वेनहुआ डर के मारे जम गया, बस रो सकता था। अपने गर्म मिजाज वाली झांग फोंगिंग ने देखा डोंग वेनहुआ को उस हालत में। उसने 2 मीटर लंबी लकड़ी उठाई और भेड़ियों का सामना किया। शुक्र है झांग के सभी भाई शिकारी थे। उसने काफी कुछ सीखा था, इसलिए झांग फोंगिंग घबराई नहीं। भेड़िए का सामना करते हुए, तुम पहला हमला नहीं कर सकते। तुम्हें भेड़िए का डटकर सामना करना होगा। लकड़ी पकड़े रहो और रोको उसे। देखो कि क्या वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें काफी धैर्य की जरूरत है। तुम पहले उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें सब्र से उसका सामना करना होगा और तुम बिल्कुल भाग नहीं सकते। अगर तुम भागे तो वो पीछे से हमला करेगा। इंसान भेड़िए से तेज नहीं दौड़ सकता, इसलिए उसने डोंग वेनहुआ को अपनी आड़ में ले लिया। झांग फोंगिंग की आंखें पूरी तरह खुली थीं, एक के बाद एक भेड़िए का सामना करते हुए। डोंग वेनहुआ भी बाद में शांत हो गया। झांग फोंगिंग के निर्देशों का पालन करते हुए उसने उसकी रक्षा के लिए एक लंबी लकड़ी उठाई। भेड़िए अविश्वसनीय रूप से चालाक होते हैं। अल्फा भेड़िए का सब्र खत्म हो गया, हूबहू चिल्लाते हुए, जैसे वो झुंड के और सदस्यों को बुला रहा हो। झांग फोंगिंग के दूसरे और तीसरे भाई ने पूरी सर्दियां पहाड़ों पर भटकते हुए बिताईं, अपनी शॉटगन के साथ धीरे धीरे रेंगते हुए। जब सही मौका मिला उन्होंने निर्णायक रूप से ट्रिगर दबाया। 2 गोलियां चलीं, 2 भेड़िए गिर गए, बाकी 2 मुड़े और भाग खड़े हुए। तब से डोंग वेनहुआ झांग फोंगिंग से और भी चिपक गया। उस सुरक्षा की भावना के लिए जो उसने उसे दी थी। जैसे जैसे डोंग वेनहुआ बात करता गया वो लंबी सांसें लेता रहा। अगर झांग फोंगिंग न होती तो वो अपनी जान गंवा देता। जब वे शहर वापस लौटे तो कोई भी अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक भविष्य के बाल विवाह की व्यवस्था की। शहर वापस आकर डोंग वेनहुआ ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी। वे अक्सर अपने जीवन के बारे में पत्र लिखते थे। शिनजाई कहानी में खो गई थी, पूरे समय खाली नजरों से देखते हुए। बेटा, शाओयार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो तुम्हें पसंद है? डोंग वेनहुआ ने शिनजाई को छेड़ते हुए कहा। बोली कि वो काफी अच्छी है,
वह लोगों का ख्याल रखती हैं और वह बहुत समझदार है। शिनजाई ने डोंग वेनहुआ पर अपनी राय दी। अपनी बेटी पर गर्व के साथ देखना, मेरी अपनी बेटी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मेधावी छात्रा है। वह लोगों को भांपना बखूबी जानती है। वांग यू और छोटी मछली, तुम किसे ज्यादा पसंद करती हो? डोंग वेनहुआ अपनी बेटी से बार बार पूछते रहे। शिनजाई खामोश रही। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। डोंग वेनहुआ इशारा कर रहे थे कि अरेंजमेंट खत्म हो चुका था। हाँ, कितनी शर्म की बात है। मुझे असल में शाओवे बहुत पसंद है। डोंग वेनहुआ अपनी बेटी को चिढ़ाते रहे। शिनजाई शांत रही। उसने बस अपनी चमकती आंखें खोलीं और अपनी मां की ओर देखा, आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करते हुए, बेटी के चेहरे पर उत्सुकता देखकर। डोंग वेनहुआ ने उसे न चिढ़ाने का फैसला किया और कहा, मैंने गौर किया है कि लिंग यू में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और परिपक्वता है। वह हमें सिर्फ इसलिए प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता कि हम अमीर हैं। वह शायद सोच रहा होगा कि हमारे पारिवारिक स्तर कितने अलग हैं। इसके अलावा उसे लगता होगा कि तुम बहुत होनहार हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि और बुद्धिमत्ता। छोटी मछली दिखने में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जितना नहीं। खुद को उसकी जगह रखकर देखूं तो मैं छोटी मछली के फैसले से सहमत हूं। उसे चिंता है कि कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है। शादी दो परिवारों का मिलन है। वह अपने हमउम्रों में सबसे बेहतरीन युवक है जिसे मैंने देखा है। अपनी बेटी शिनजाई को हाथ बांधे हुए देखते हुए उसके दोनों अंगूठे आपस में टिके हुए थे। डोंग वेनहुआ ने बीच में नहीं टोका। 10 मिनट बाद जब उसने शिनजाई को होश में आते देखा, डोंग वेनहुआ ने कहा, अगर तुम वांग यू को चुनती हो तो तुम्हारे पिता और मैं सहमत नहीं होंगे। वांग यू विदेश में बहुत बिगड़ गया है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे हारे हुए इंसान से नहीं होने दूंगी। लेकिन मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है, पहले ये समझो कि प्यार क्या है और शादी क्या है। मैंने तुम्हें उससे मिलवाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि मेरा मानना है कि बहन इंजी का पाला हुआ बच्चा बुरा नहीं हो सकता। उसका चरित्र और ईमानदारी बिल्कुल सही होगी। डोंग वेनहुआ एक पल के लिए रुकी। इस बार तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। सच कहूं तो अगर तुम मान जाओ तो मैं बहन इंजी के लिए सब कुछ करने और तुम दोनों के बीच बात पक्की करने की पूरी कोशिश करूंगी। भले ही हम तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी कर दें। वो समझदार, व्यवस्थित, परवाह करने वाला, बाहर से शांत पर अंदर से पक्का, बिल्कुल सही दामाद का मटेरियल है। आहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? शिनजाई उदास दिख रही है। उसकी नजरें भटक रही हैं। डोंग वेनहुआ को लगता है कि उसकी बेटी वांग को भूल नहीं पा रही और वह अपनी बेटी के बचपन के प्यार वाले सपने को समझती है। आगे कोई बातचीत नहीं हुई। कार स्टार्ट की और शहर की तरफ चल दिए। शिनजाई पूरे रास्ते खामोश रही। माँ और बेटी ने फिर आपस में कोई बात नहीं की। जैसे जैसे अंधेरा हुआ वे जियानक्सियांगजू वापस लौट आए, जो पेनांग के शुरुआती विलाओं में से एक था, जिसका रिपब्लिकन हेयर स्टाइल था और गेट पर कड़ी सुरक्षा। जब गार्ड ने देखा कि ये शिन परिवार की कार है तो उसने उन्हें अंदर जाने दिया। सामान ढोने के लिए शिन के पिता को बुलाया। शिन के पिता इंतजार नहीं कर सके और पूछा कि क्या कुछ मक्के का दलिया और सूखी मछली लाए हैं। यह जानने के बाद कि वे काफी कुछ लाए हैं, वे चिल्लाए, अच्छा, बहुत अच्छा। डोंग वेनहुआ ने अपने पति को खुश देखा। वह खुशी खुशी उन नजारों के बारे में बात करती है जो उसने पिछले 2 दिनों में देखे और सुने। डोंग वेनहुआ और उनके पति रात का खाना तैयार करने रसोई में चले गए। शिनजाई अपने कमरे में वापस चली गई। शिनजाई ने नहाया और कपड़े बदले, ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर बाल सुखाते हुए आईने में खुद को देखा, अपनी मां की कही बातों के बारे में सोचा। उसके चेहरे के भाव चिंतित, माथे पर शिकन से लेकर फिर स्पष्ट दृढ़ संकल्प में बदल गए। शिन के पिता डोंग वेनहुआ की मदद कर रहे थे और अनजाने में पूछा कि मैं कैसा हूं। डोंग वेनहुआ ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, मैं बहुत बढ़िया हूं। एक अच्छे दामाद के लिए बिल्कुल सही विकल्प। बस ऐसा लगा कि उसे जाई पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि वह उसे पसंद नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का कोई इरादा नहीं है। उसने बहन इंजी से मुझसे यह कहने को कहा, सौदा रद्द है। बहन इंजी लिंग यू के पिता शिन की बात सुनती हैं, फिर सोच में पड़ जाती हैं। डोंग वेनहुआ ने फिर मेरे व्यवहार और चरित्र के बारे में बात की। शिन के पिता ने कहा, क्या सच में इतना अच्छा है? अगर मौका मिला तो मुझे डोंग वेनहुआ से मिलना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे मिलने से कुछ नहीं होगा। मुझे एहसास है कि वो बच्चा मुझे देखते ही पसंद कर लेगा और मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता था। भले ही वह मेरा बेटा नहीं है, फिर भी एक तरह की आत्मीयता है, जैसे यह भ्रम कि वह पहले से ही हमारा दामाद है। पुजारी ने अविश्वास भरी नजरों से रुककर कहा, बकवास, सिर्फ गर्मी के कारण हुआ मतिभ्रम है। डोंग वेनहुआ ने जारी रखा, ठीक है, मत मानो। उसने मुझे जिस तरह देखा, मैं बता सकती हूं कि लिंग यू मुझे धर्ममा बनाना चाहता था। अगर मैं और बहन इंजी असहमत न होते तो अब तक मुझे एक और बेटा मिल गया होता। वो छोड़ो, मैं और नहीं बात करना चाहती। जितना ज्यादा मैं बात करती हूं उतना महसूस होता है कि वह बच्चा जानबूझकर हमसे दूरी बना रहा है। मैंने कहा था ना, तब बहुत अजीब लगा था। अब समझ आया, वो बच्चा हमारे परिवार से कोई नाता ही नहीं रखना चाहता। प्यार। उसने आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने का चालाक कदम चला।
उसे मुझसे घृणा है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से में वह साफ की जा रही मछली को कटिंग बोर्ड पर दे मारती है। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं शांत हो जाती हूँ। शिन, पिता पूरी तरह उलझन में दिख रहे हैं। मेरा इससे क्या लेना देना? डोंग वेनहुआ की छाती फूल रही है। मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं अपने ही परिवार को दूर धकेल रही हूं। डोंग वेनहुआ मन में सोचती है, कमीने, मेरी बेटी कितनी परफेक्ट है, तुम यहां से दफा क्यों नहीं हो जाते? यह वाकई सास को पागल कर देता है। गर्मियों का चरम था। गर्मी की लहरें उमड़ रही थीं। सूरज उगते ही तपिश महसूस की जा सकती थी। झींगुरों ने अपनी रोजमर्रा की मेहनत शुरू कर दी। उसे बस गाना पसंद है, चाहे दुनिया में कोई समझे या न समझे कि वह क्या गा रही है। यह सब खुद खुश रहने के बारे में है। एक और खूबसूरत दिन। शिनमा और बेटी के जाने के बाद लिंगू ने वाकई काफी राहत महसूस की। लिंगू ने बालकनी की खिड़की खोली, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, सांस लेते हुए हवा का लालच से आनंद ले रहा था। यह बहुत ही सुकून भरा था। हवा भी मिठास से भरी हुई थी। लिंगू ने हवा में चिल्लाया, मैं हवा की तरह आजाद हूं। तभी झांग फोंगिंग ने पहली मंजिल से अपना सिर बाहर निकाला। नीचे आओ, लिंगू ने जवाब दिया। ठीक है मां। नाश्ते के बाद लिंगू ने मछली पकड़ने के जाल में अपने पिता की मदद की। आज सुबह 10 बजे हाई टाइड था। लिंगू ने पूछा, पिताजी, जेलीफिश का मौसम फिर आने वाला है ना? क्या इस साल बहुत सारी होंगी? अभी पक्का नहीं पता। पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ लोगों को उन्हें पकड़ते देखा है। याद है, पिछले साल की फसल काफी अच्छी थी। बूढ़ा आदमी हर दिन 300 से 500 पाउंड खींच रहा था। पतझड़ के बाद वह 20,000 से ऊपर कमा सकता था। समुद्री जेलीफिश और सान जेलीफिश में अंतर होता है। सान जेलीफिश सस्ती होती हैं, समुद्री जेलीफिश महंगी होती हैं। सान जेलीफिश बड़ी और भारी होती हैं, समुद्री जेलीफिश छोटी और हल्की होती हैं। समुद्री जेलीफिश को वापस लाने के बाद टेंटिकल्स को बेल से अलग कर दें। उन्हें ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें। उन्हें फिटकरी से अचार में डालें। पानी मत डालना, वो जेलीफिश को डिहाइड्रेट कर देता है। वहां ऐसे खरीदार भी थे जो उन्हें सीधे समुद्र तट से ले लेते थे। लिंगू ने गौर किया, खुद ही सोच रहा था कि अपने दम पर कुछ पैसे कैसे कमाए जाएं। लिंग के पिता ने मरम्मत पूरी की, फिर औजार पैक कर लिए। उन्हें 3 पहिया मोटरसाइकिल के साइड कार में रखा और घर की ओर चल दिए। थोड़ा आराम किया, घड़ी देखी, निकलने के समय का इंतजार किया। लिंगू पूरी तरह तैयार होकर समुद्र के लिए अपने पिता के पीछे चल पड़ा। 3 पहिया गाड़ी के साइड कार में सफर बहुत ही झटकेदार था। दिन एक के बाद एक बीतते गए। लिंगू का जीवन शांत और संतोषजनक था, खासकर तब जब पूरा परिवार अभी युवा था। लिंगू शनिवार जुलाई तक के दिनों की गिनती कर रहा था, क्योंकि रविवार अग जुलाई की रात को चाचा वांग जैकपॉट जीतने वाले थे। औकौर जुलाई का दिन चमकीला और धूप वाला था। लिंगू जल्दी उठा। नाश्ते के बाद उसने योजना बनानी शुरू की। लिंगू की योजना सिर्फ एक टिकट खरीदने की थी, उन्हीं नंबरों के साथ जिनसे चाचा वांग ने तब जीता था। फिर उन 6 लाल नंबरों को अपरिवर्तित रखें और अन्य 15 नीले नंबरों के लिए प्रत्येक नंबर के लिए 2000 टिकट खरीदें। अगर उसे 4 लाल नंबर मिल गए तो वह 3 लाल और एक नीले से मुनाफा कमाएगा। थोड़ा नुकसान, लेकिन लिंगू संभावनाओं पर जुआ खेल रहा था, भले ही ऑड्स थोड़े से ही बदले हों। उसने सोचा कि नीला नंबर बदलने की सबसे अधिक संभावना है। चाचा वांग के पास वही नंबर थे, तो उन्होंने सिर्फ एक टिकट क्यों खरीदा? बॉस जॉन से उसे छुट्टी मिली, 9 बजे निकल गया, अपनी प्यारी छोटी स्कूटर पर बैठ गया। रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। सड़क सीधे शहर के लॉटरी स्टेशन की ओर जाती थी। इसे खुले अभी थोड़ा ही समय हुआ था। वहां काफी लोग थे। लिंगू धैर्यपूर्वक लाइन में इंतजार करता रहा, मन ही मन सोच रहा था कि ये सभी देश के कल्याण में योगदान देने वाले लोग हैं। हालांकि कुछ ही लोगों को बड़ा इनाम जीतने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन वे एक धर्मार्थ योगदान दे रहे थे और थोड़ी उम्मीद भी खरीद रहे थे। जब लिंगू की बारी आई, उसने पैसे निकाले। सास के दिए लाल लिफाफे से 6000 रुपए निकाले, फिर अपनी जेब से $2 के सिक्के निकाले। लिंगू ने दोबारा जांच की, सब सही है। अपना बटुआ निकाला, पैसे सावधानी से अंदर रखे। फिर बटुआ उसके बैग में चला गया। लॉटरी स्टेशन का मालिक पूरी तरह उलझन में था। उसने कभी किसी को इस तरह टिकट खरीदते नहीं देखा था और लिंगू को अंदाजा नहीं था कि लॉटरी स्टेशन का मालिक क्या सोच रहा था। लिंगू अपनी प्यारी छोटी स्कूटर पर छोटे बाजार की ओर जा रहा था, कुछ बीफ खरीदने के लिए। हाल ही में उसे भूख बहुत जल्दी लग रही थी और उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। सोचा कि कुछ पोषण की जरूरत है। कभी दुनिया का वैभव देखने के लिए हाथ में तलवार लेकर दुनिया घूमने का सपना देखा था। एक युवा दिल किसी दूसरे जीवन का मशहूर गाना गुनगुनाते हुए बाइक पर घर आया, सामान रखा, अपने कमरे की ओर दौड़ा, लॉटरी टिकट सावधानी से छिपा दिया। लिंगू ने अपनी मां को हरी सब्जियां चुनते देखा, मदद के लिए स्टूल लेकर बैठ गया। फलियां चुनते हुए उसने मां से पूछा, ऐसा कैसे है कि तुम्हारे और पिताजी के कभी नहीं हुए? दूसरा बच्चा? मुझे भाई बहनों की परवाह नहीं है, काश वे होते, झांग फोंगिंग ने चिढ़ते हुए कहा। उस वक्त तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ता था, वो खर्चा कौन उठा सकता था? ऊपर से एक बच्चे को पालना ही काफी मुश्किल था। हम एक और को कैसे पालते?
लिंगू ने इस बारे में सोचा। बात तो सही थी। माँ, मैं कॉलेज शुरू करने वाला हूँ। अब तो सिर्फ 6 महीने में एक बार घर आऊंगा। क्या आप और पिताजी अकेले नहीं हो जाओगे? झांग फोंगिंग समझ नहीं पाई कि लिंगू क्या इशारा कर रहा है। उसने उसे एक नजरी दी। लिंगू ने गंभीरता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आपको और पिताजी को दूसरा बच्चा करने के बारे में सोचना चाहिए। झांग फोंगिंग ने लिंगू को घूरा। बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लिंगू ने मुंह बनाया, जैसे कि आप ऐसी क्यों हैं? माँ, मैं सीरियस हूं। लिंगू ने कहा, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मेरा मेजर भी ठीक है, मैं अपना खर्च खुद उठा सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, मेरा भविष्य और करियर सब सेट है। मुझे लगता है आपको मेरी बात पर वाकई गौर करना चाहिए। मैं पूरी तरह संजीदा हूं, मैं दूसरे बच्चे की देखभाल खुद भी कर सकता हूं। वो प्राइमरी स्कूल से ही मेरे साथ शहर में पढ़ाई करेगा। आप और पिताजी चाहें तो गांव में रह सकते हैं या शहर आकर मेरे साथ रह सकते हैं। झांग फोंगिंग ने अपने बेटे के गंभीर चेहरे को हैरानी से देखा। अगर कुछ भी अजीब लगा तो वो लिंगू को सबक सिखाने में कसर नहीं छोड़ती। झांग फोंगिंग को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसका बेटा मजाक नहीं कर रहा था। उसने कहा, यहां से दफा हो जाओ। लिंगू को पता था यही होगा। उसने कहा, ठीक है मां। वो आंगन में गया, सिगरेट निकाली और सोचते हुए पीने लगा कि दूसरा बच्चा तो होना ही चाहिए। भगवान जाने, फिर कभी उन्हें वापस भेज दिया जाए तो? दूसरा बच्चा होना बहुत अच्छा रहेगा, आप उसे कभी कभार डांट भी सकते हैं। सिगरेट पीते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा। एहसास हुआ कि बाल थोड़े बड़े हो गए हैं। वो वापस अंदर गया, कुछ पैसे लिए और मीडिया सेंटर की ओर निकल पड़ा। उधर समुद्र में ज्वार तेजी पर था। कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, कुछ खाना पका रहे थे। लिंगू के ब्यूटी सैलून में कोई ग्राहक नहीं था। लिंगू की महिला के लंबे बाल एक हेयर स्टिक से बंधे थे। उसने सफेद पारदर्शी टॉप के नीचे गहरे लाल रंग का कुर्ता पहना था। वो बमुश्किल उसकी कमर को ढक पा रहा था। नीचे एक संकरी सफेद पैंटी, थोड़ी पारदर्शी सफेद लेगिंग्स और क्रीम रंग की सैंडल में वो चलती फिरती खूबसूरती लग रही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो ड्रैगन किंग गांव के हर मर्द को अपना दीवाना बना सकती थी। और उम्र चाहे जो भी हो, है ना, मुझे नहीं आना चाहिए था। लिंगू ने सोचा, ये जवां शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। उसने अपने इरादे मजबूत किए। कोई भी शैतान एक साधु के शांत और पानी जैसे शुद्ध मन को विचलित नहीं कर सकता। मन साफ पानी सा है, हवा भी नहीं पहुंच सकती, न कोई लहर, न कोई हलचल। एक अकेला फिनिक्स बैठा लंबी चीख के साथ वीणा बजा रहा है। लिंगू जानता था कि पहल उसे ही करनी होगी। तो अंदर जाते ही उसने कहा, चाची काफी व्यस्त हैं, मैं बाल कटवाने आया हूं। यूं नंजी आवाज सुनकर मुड़ी। लिंगू को देखा, मन में सोचा, क्या डील डॉल है, धूप में कितना प्यारा जवान लड़का है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, छोटी मछली आ गई, बैठ जाओ। कैसे बाल कटवाने हैं? लिंगू बैठ गया और एक पल सोचा। चाची को देखते हुए उसने कहा, कुछ भी, बस कट कैसा रहेगा। यूं नंजी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर उसने बार्बर केप निकाला, पहनाया, पानी का स्प्रे किया, कंघी की और बाल काटने लगी। उन दिनों ग्रामीण हेयर सैलून में बाल पहले धोए नहीं जाते थे और लेटने की सुविधा भी नहीं होती थी। जब किसी जवान लड़की या लड़के को बाल धोने पड़ते तो लिंगू ने तुरंत अपनी ठगी वाली चतुराई शुरू कर दी। पूरे गांव के लिए एक स्पेशल डील की पेशकश करते हुए उसने यूयू नंजी को अपना आइडिया बताना शुरू किया। इनेमल वॉश बेसिन का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ग्राहक गर्मी और सर्दी दोनों में बाल कटवाने के लिए खुशी खुशी आए, घर पर धोने की जरूरत ही न पड़े, या गर्म पानी उबालने की, यहां आप एक साथ ही बाल धो और कटवा सकते हैं। आप प्रति ग्राहक कीमत थोड़ी बढ़ा सकती हैं। लिंगू, तुम्हारी बातों से चाची की आंखों में चमक आ गई थी। लिंगू ने काम करते हुए अपना दांव और ऊंचा करने का फैसला किया। उसने कहा, चाची सोचिए, आसपास के 10 गांवों के लोग आएंगे, यहां बाल काटकर आप पक्का मुनाफा कमाएंगी। यूयू नंजी लिंगू की बातों में आने लगी थी। चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी थी। लिंगू ने बातों का अंबार लगा दिया। उसने आगे कहा, और तो और आपके डील डॉल और पर्सनैलिटी से चाची आप 10 गांवों के मर्द, औरतें, जवान और बूढ़े सबको अपना दीवाना बना लेंगी। सोचकर ही रोमांच आ रहा है ना? क्या पता आपको शायद एक अप्रेंटिस रखनी पड़े। शायद आप इतनी व्यस्त हो जाएंगी कि संभालना मुश्किल होगा। फिर नेल आर्ट सीख लीजिएगा। 10 गांवों की सभी जवान लड़कियां और जवान बहुएं, आप उन्हें भी जीत लेंगी। आपको एक और हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। आप पूरी तरह व्यस्त हो जाएंगी, अकेले संभालना मुमकिन ही नहीं होगा। यूयू नंजी ने लिंगू को आंखों में चमक लिए देखा। लिंगू, नेल आर्ट? ये नेल आर्ट क्या है? उसे एक बड़ा बिजनेस मौका नजर आ गया था, यहां तक कि उसकी आवाज भी जीवंत और कोमल हो गई थी। लिंगू ने चाची के कोमल हाथ थाम लिए, अपनी सेल्स पिच दोहराई, धैर्यपूर्वक नेल आर्ट की खूबसूरती समझाई और हल्का सा हाथ दबाया। फिर वो नेल आर्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डूब गया। यूयू नंजी ने उसे एक कातिलाना नजरी दी और खुश होकर सुनने लगी, मानो कुछ भी चूकना न चाहती हो। ग्रैंड ओपनिंग के दौरान आधी कीमत,
1 महीने बाद जो ग्राहक किसी नए ग्राहक को लाएंगे उन्हें 20% छूट मिलेगी, मेंबर बने। 200 युआन के टॉप अप पर 2 फ्री विजिट, 100 युआन पर 1 फ्री विजिट। चाची का हाथ छोड़ते हुए बाल काटना जारी रखा। सवाल जवाब का सिलसिला बाल काटने के साथ चलता रहा। यूयू नंजी उसके बाल सुखाने के लिए ड्रायर उठाती है। बाल कट चुके थे। यूयू नंजी ने लिंगू की तारीफ करते हुए कहा, तभी तो कहते हैं विद्वान का दिमाग खूब काम करता है। अगर तुम्हारा आइडिया कामयाब हुआ तो तुम्हारा पूरा परिवार यहां ओल्ड चीज में मुफ्त में बाल कटवा सकेगा। लिंगू दिल खोलकर हंसा, सिर हिलाया और सहमति जताई। जब उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो यूयू नंजी ने पैसे लेने से मना कर दिया। कुछ कातिलाना नजरों के साथ उसने लिंगू को दरवाजे तक छोड़ा। लिंगू खुश होता हुआ घर लौटा, खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। पुनर्जन्म के बाद मानो वो हवा में उड़ रहा हो। तो ज्ञान का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। अगली सुबह मैं उठा और देखा कि जीवन हर जगह खूबसूरती से भरा है, क्योंकि लिंगू अब ईंट ढोने वाला नहीं है, क्योंकि लिंगू ने ठान लिया है कि यह मामला उसे खुश करके ही रहेगा। नाश्ते के लिए डायरेक्टर झांग ने मक्के के दलिये के साथ इसे जोड़ा है। कल के बीफ बन्स को कुरकुरा और खुशबूदार होने तक तला गया है। छोटी लीफ मछली का जर्की और बूंदाबांदी वाली मछली भी है। नाश्ते के बाद दिल से मैं उस भोजन के लिए बॉस झांग का शुक्रगुजार था। मैंने मां से लाड़ दिखाते हुए कहा, मां ओ मां। बॉस झांग ने अपना पैर उठाया। उन्होंने मुझे सीधे कुल्हे पर लात मारी। उन्होंने घिन जताते हुए कहा, अपनी मां से तमीज से बात करो। सुना तुमने? मैंने मुस्कुराकर ढिठाई से कहा, ठीक है मां। मेरे पिताजी पास में ही खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। एक क्लासिक चीनी पिता। मैंने शरारत जारी रखी और कहा, मां क्या आपने उस बारे में सोचा जो मैंने कल बताया था? बॉस झांग ने घूरा और कहा, दफा हो जाओ, बाद में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाना। तुम सारा दिन कुछ नहीं करते, बस खाना जानते हो। मैंने उदास होकर कहा, पर मन में मुझे बुरा लगा और सोचा, मैंने तुमसे जो बात की वो गंभीर थी, इससे गंभीर कुछ नहीं है। अगर मैं फिर गायब हो गया तो तुम्हारे साथ रहने के लिए दूसरा बच्चा तो होगा। मैं भरे बिना न रह सका। खैर, मैंने इस बारे में सोचा, पता नहीं लॉटरी का टिकट जीतेगा या नहीं। जीतना। मेरा मानना है कि अगर मैं हार जाऊं तो ये किस्मत है। मैं बहुत चिंतित नहीं था। अगर मैं जीत गया तो व्यापार शुरू करने की पूंजी जल्दी मिल जाएगी। अगर नहीं जीता तो पसीना बहाकर कमाई करनी होगी, स्टोर में स्टॉल लगाकर मेहनत बेचनी होगी। मैं मुस्कुराया, लेकिन आखिरकार अपने पिताजी की परिवार चलाने में मदद ही कर पाया। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। दिन भागदौड़ में बीत गया। हॉल ठीक था, छोटे बाजार गया और सब कुछ बेच दिया। कुल 150 युआन हुए। मैंने पिताजी के लिए एक बोतल शराब खरीदी और घर की ओर निकल पड़ा। घर पर मां चूल्हे पर व्यस्त थीं। जगह घर के बने खाने की खुशबू से महक रही थी। थका देने वाले दिन के बाद घर आकर तन मन को सुकून मिला। टीवी पर लिटिल सोल्जर जियान गा चल रहा था। मैंने इसे बड़े चाव से देखा। मैंने 9:10 का इंतजार किया। मैंने टीवी को चाइना एजुकेशन चैनल पर लगा दिया। मैंने कागज पेन निकाला और सिगरेट सुलगा ली। मैं चुपचाप इंतजार करने लगा। अगर मैं कहूं कि मैं घबरा नहीं रहा था तो यह झूठ होता। कोई भी जिसे लॉटरी के नंबर पहले से पता हो और वो उन्हें खरीद ले, वो भला उत्साहित क्यों नहीं होगा? कौन सोच सकता है कि कोई अतीत में जाकर वही नंबर खरीद ले जो जीतने वाले थे? कोई भला रोमांचित क्यों न हो? कौन सोच सकता है कि कोई वक्त में पीछे जा सकता है? और आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि नंबर बदलेंगे नहीं? घबराहट या उत्साह? मैं बहुत ज्यादा रोमांचित और बेचैन महसूस कर रहा था। लॉटरी ड्रा। पहला लाल नंबर, दूसरा, तीसरा मिल गए। हालांकि मैं खुद पर काबू रखता हूं, फिर भी मेरा दिल धड़क रहा था। चौथा लाल नंबर, पांचवां, ये तो काम के नहीं। मुझे तुरंत मायूसी हुई। ड्रा जारी रहा और छठा लाल नंबर आया। मैं कुर्सी से उछल पड़ा और बुदबुदाया। हां, मुझे अंदर से पता था। बात अब एक थर्ड प्राइज या 200 थर्ड प्राइज पर आ टिकी थी। ड्रा आगे बढ़ा। नीला नंबर सामने आया। नंबर जरूर बदल गया था। यह 07 होना चाहिए था, पर 11 आ गया। हे भगवान, मैंने फुसफुसाया, पक्का ये लॉक हो गया। उस वक्त मुझे बस शांति चाहिए थी, खुद को संभालना था और एक सिगरेट पीनी थी। दिमाग शांत करने के बाद मैंने पेन लिया और कागज पर रफ कैलकुलेशन की। कितने छठे प्राइज थे? कुल कितने पैसे हुए? हिसाब लगाने के बाद मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया। लगभग 9 लाख के करीब। मैंने गर्व से सोचा कि मैं दुनिया का मालिक हूं। पिछले जन्म की कमाई और भगवान का आशीर्वाद। दरवाजा बस थोड़ा सा ही खुला था। हां, वो फोन गागा एक बेवकूफ बच्चा आधी रात तक सो नहीं सका। चूंकि पहली कमाई हाथ लग गई थी तो शुरुआती पूंजी अब दूर नहीं थी। आगे बढ़ो। वो युवा लड़का, मैंने एक बीज बोया था और आखिरकार फल मिल गया। आज का दिन बहुत शानदार है। मैं गाता और नाचता रहा। आखिरकार मैं इतना थक चुका था कि गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह उठा तो ऐसा लगा जैसे हवा में पैसे तैर रहे हैं, भले ही जैकपॉट नहीं जीता था। ये रकम बहुत कुछ करने के लिए काफी थी। इसे अपनी पहली बड़ी कमाई कहना गलत नहीं होगा। नाश्ते के बाद मैंने बॉस जॉन से छुट्टी मांगी। कहा कि एक सहपाठी के साथ फंगचून जाने का प्लान है।
हालात से पहले ही वाकिफ हो जाना चाहता था। डायरेक्टर जॉन की बात सुनने के बाद अपना आईडी कार्ड, छोटा बैग लिया, बेसबॉल कैप पहनी और फंगचून के लिए निकल पड़ा। पहले कस्बे से बिंगचुन के लिए बस ली, फिर बिंगचुन से फंगचून। 5 घंटे के सफर के बाद ट्रेन या एक्सप्रेस बस ली। आखिरकार दोपहर 1 बजे प्राइज रिडेम्पशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंच गया। रजिस्ट्रेशन विंडो पर साइन किया और पता चला कि कोई टैक्स नहीं देना था। चेक मिल गया, प्रॉप्स के साथ फोटो खिंचवाई और निकल गया। निर्धारित बैंक विंडो पर गया। मैंने पैसे अपने बैंक कार्ड में जमा कर दिए। एक नूडल शॉप ढूंढी और एग फ्राइड नूडल्स के साथ एप्पल सोडा ऑर्डर किया। 2 कलियां लहसुन की खाईं। फ्राइड नूडल्स में थोड़ा सिरका डाला। वही जाना पहचाना कॉम्बिनेशन, वही जाना पहचाना स्वाद। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। नूडल शॉप से बाहर निकला। फोंगचुन यूनिवर्सिटी जाने वाली बस पकड़ी। मैंने खिड़की के पास वाली सीट ढूंढी, बैठ गया। खिड़की से बाहर अपने दूसरे घर को देखा जिसे मैं पिछले जन्म से जानता था, बिल्कुल वैसा ही। वो इंसान जिसे पिछले जन्म की यादें वापस मिली हों, उसके मन में हमेशा थोड़ी फिक्र रहती है। डर लगता है कि कहीं ये सब बस एक सपना न हो। धीरे धीरे मुझे सब कुछ सच और रोमांचक लगने लगा। मैं यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता था, खासकर वेस्टगेट वाला कॉम्प्लेक्स। तब वो एक नया प्रोजेक्ट था। मैं पिछले जन्म के सेमेस्टर की शुरुआत में जरूरत का सामान खरीदने गया था। सेल्स ऑफिस पर एक बड़ा बैनर लगा था। सेल्स ऑफिस के सामने एक स्टेज बना था। मुझे याद है कि होस्टेस बहुत खूबसूरत थी। मैंने थोड़ी देर घूरा, इसलिए गहरा प्रभाव पड़ा। वेस्टगेट पर उतरा। मैं सीधे सेल्स ऑफिस गया। सेल्स लेडी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्लोर प्लान्स पर पहली नजर डाली। मैंने देखा कि वो मेरे लिए कॉफी लेकर आई। कॉफी पीते हुए मैंने उससे बातें की। युवती ने अपना नाम यू हुई बताया। उसने मेरे युवा चेहरे को देखते हुए प्रोफेशनल मुस्कान दी। मुझे लगा कि शायद डील नहीं हो पाएगी। मन में सोचा, पूछ भी लो, अब कह भी दो, अब जाने भी दो। बेबी फॉर्मूला के लिए पैसे कमाने का मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने कॉफी खत्म की। देखा कि वो अभी भी धैर्य से मेरे सवालों के जवाब दे रही थी। मैंने उसके प्रोफेशनल एटीट्यूड की सराहना की। मैंने अपार्टमेंट देखने की गुजारिश की। यू हुई ने तुरंत हामी भर दी। उसने पूछा कि मुझे कौन से यूनिट्स देखने हैं। वो फ्लोर प्लान्स की तरफ इशारा करने ही वाली थी। चलो ये दोनों देखते हैं। एक 88 वर्ग मीटर का है, एक 140 वर्ग मीटर का है। सब कुछ देखने के बाद हम सेल्स ऑफिस वापस आ गए। मैं कीमत पर बात करने के लिए तैयार था। मैंने यू हुई को प्राइसिंग शुरू करने दी। तब 3000 प्रति वर्ग मीटर था और 1500 महीने की सैलरी अच्छी मानी जाती थी। आखिरकार मैंने 140 वर्ग मीटर वाला फिनिश्ड यूनिट चुन लिया, पर अप्लायंसेज शामिल नहीं थे। ओपनिंग पीरियड के दौरान 20,000 की जमा राशि 50,000 के बराबर थी। मुझे ऊपर की शांति पसंद थी, इसलिए मैंने टॉप फ्लोर 11वां चुना। इसमें 50 वर्ग मीटर का लॉफ्ट भी था। कुल कीमत 3,95,000 थी। यू हुई के साथ बार्गेनिंग के दौरान उसने अपने बॉस से पूछकर प्रति वर्ग मीटर 100 बचाए। फिर 1,000 की और छूट मिली। फाइनल कीमत 3,80,000 थी। मैंने पूरा भुगतान कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं खर्च नहीं कर सकता था। युवती की हैरान नजरों के सामने मैंने कार्ड स्वाइप किया और चाबियां लीं। यूटिलिटी और प्रॉपर्टी फीस चुकाने के बाद मैं युवती की कोमल नजरों के बीच सेल्स ऑफिस से निकल आया। मुझे इस जीवन में अपना पहला घर मिल गया था, अपनी खुद की जगह, वो भी पूरे भुगतान के साथ। घर खरीदने के 3 कारण थे। पहला, पिछले जन्म में मैं हॉस्टल में काफी खुश था, लेकिन वहां बदबू बहुत आती थी। अगर कॉलेज के हॉस्टल में आप में से कोई मेरी तरह साफ सफाई रखता है, तो आप पिछले जन्म के कोई रईस रहे होंगे। लड़कों का हॉस्टल कभी भी 1-2 लोगों की साफ सफाई से नहीं चलता। क्या इसे साफ रखा जा सकता है? जो जानते हैं वो जानते हैं। पिछले जन्म में मैं पूर्व ससुर के दिए आलीशान घर में रहता था, जो बहुत साफ सुथरा था, प्लस मेरी असली उम्र। दोनों जन्म मिलाकर मैं 54 का हूं। अकेले रहने से आजादी मिलती है और मेरे पैसे बनाने के प्लान में कोई रुकावट नहीं आती। तीसरा, मुझे ये अच्छा मौका मिल गया। जितने ज्यादा घर हों उतना अच्छा। अगर कभी पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो मैं गिरवी रखकर लोन भी ले सकता हूं। इन 3 बातों के अलावा मेरी कुछ और गहरी सोच भी है। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा, कितना होशियार हूं मैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देता तो हालात मेरे काबू से बाहर हो जाते। मैं थोड़ा थक गया हूं। कोई हॉट पॉट की दुकान ढूंढकर कुछ मांस खाता हूं, फिर नहाने और अच्छी नींद के लिए कोई सराय ढूंढता हूं। मुझे नहाना चाहिए, पैर दबाने चाहिए, पर सच कहूं तो हिलने का मन नहीं है। एक थका हुआ इंसान बस ऐसा ही होता है। बिस्तर पर लेटते ही मुझे तुरंत नींद आ गई। रात भर कोई सपना नहीं आया। यहाँ की साउंड प्रूफिंग ठीक नहीं है। हालांकि पिछली रात मैं बहुत थक गया था। लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मॉल खुलने के समय से ही मैं अंदर घूम घूम कर चीजें चुन रहा था। पैसे दिए और दोपहर तक डिलीवरी भी हो गई थी।
मैंने जरूरी सामान खरीद लिया, 10,000 से कुछ ही ज्यादा खर्च हुए। आज रात मैं बाहर नहीं जा रहा। हालांकि नई जगह में थोड़ी महक आ रही है, पर यह जगह शांत और आरामदायक है। मैंने सोचा था कि दोपहर को स्कूल देखने जाऊंगा। फिर बाद में फैसला किया कि वुहान में तो स्कूल 1 महीने बाद खुलेगा। तब तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पिछली जिंदगी के हॉस्टल के उन राक्षसों से मिलूंगा। एक एक चेहरा, एक एक घटना मेरे दिमाग में उभर रही है। अंडरवियर जो 15 दिन सीधे पहनते थे, फिर 15 दिन उलटकर। अंदर से मजबूत, बाहर से ईमानदार, वो जानवर किंग लियांग, अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला। लुक्स से आकर्षित जुमेंगजी वांगहान, जो काफी दरियादिल दिखता था। आखिरी बचा है ओल्ड सिक्स कातू, जिसे मैं सबसे ज्यादा याद करता हूं। पिछली जिंदगी में हम दोनों सबसे करीब थे। मैंने हल्की मुस्कान दी। मैंने वही गलती कर दी जो हर पुनर्जन्म लेने वाला करता है। मैं फिर से उसके सामने दिखावा करना चाहता था, उसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। मुझे खुद से घृणा होने लगी। इसके बाद मैंने कमरे की जबरदस्त सफाई की, कोने कोने को अच्छे से चमकाया। बीच गर्मियों का समय था, पसीना तो ऐसे बह रहा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। पूरी तरह थक जाने के बाद मुझे जबरदस्त भूख लगाई थी, तो मैंने कपड़े बदले और खाने की तलाश में निकल पड़ा। पेट भर खाने और पीने के बाद मैंने समय देखा। अभी तो रात बहुत लंबी है, नींद आ नहीं रही, क्या करूं। नहाने की खुशी में मैंने सोचा कि अब बाथ हाउस चलते हैं। वो कहावत क्या है, पूरे देश में बाथ हाउस। पूर्वोत्तर में इस वक्त काफी लोग नहा रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग तो शरीफ होते हैं, पर क्या पता बगल वाले स्टॉल में कोई रगड़ाई करवाने को कह दे। मैंने चिल्लाकर कहा, नमक डालो, दूध डालो, सिरका डालो। मैं कुछ नहीं डाल रहा। बाथरोब पहना और ऊपर मसाज एरिया की तरफ चल दिया। एक फुल सेशन। थोड़ी देर बाद एक महिला योद्धा अंदर आई। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, चिल्लाकर कहा, मुझे दूसरी भेजो। वह गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। आवाज काफी तेज थी। मजाक नहीं है, मैं प्रताड़ित नहीं होना चाहता। थोड़ी देर बाद दूसरी आई। यह ठीक लग रही है। मसाज काफी आरामदायक थी। मुझे तो बस नींद आने ही वाली थी। आखिरकार वह युवती पूछ बैठी, सर क्या और समय बढ़ाना चाहेंगे? मैंने सिर हिला दिया। सोचा मैं यहां शरीफ मसाज के लिए आया हूं। युवती ने जिद पकड़ ली। सर क्या धक्का लगाना है? मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं यहां बस एक शरीफ मसाज के लिए आया हूं। मिस, सीरियस हो जाइए। युवती ने आंखें घुमाई और बाहर निकल गई। मैंने सोचा, क्या शरीफ इंसान बनना इतना मुश्किल है? घर लौटकर सो गया। अगली सुबह तड़के मैं आई सिटी के लिए निकल पड़ा। फिर आई सिटी से वापस आया और मोटरसाइकिल टैक्सी लेकर घर पहुंचा। जैसे ही मुख्य घर के सामने पहुंचा, मैंने आवाज दी, मां मैं आ गया। घर के महाप्रबंधक जॉन बाहर निकले। अपने लड़के को देख चमकती मुस्कान के साथ बोले, क्या छोटी मछली स्कूल देख आई? क्या स्कूल बड़ा है? क्या वहां का माहौल अच्छा है? मैंने हंसकर कहा, मेरी मां को मेरे भविष्य में स्कूल जाने की चिंता थी। एक गर्म लहर मेरे दिल से होकर गुजरी। अपनी मां को प्यार से देखते हुए मैंने कहा, स्कूल वाकई में बहुत बड़ा है, लगभग 4,000 मुंह में फैला है। कैंपस बिल्कुल साफ सुथरा है। जॉन फोमिंग ने देखा कि उनका बेटा स्कूल से काफी संतुष्ट है। तुरंत राहत की सांस लेते हुए बोली, बेटा तुमने लंच नहीं किया है, क्या खाओगे? लाओ तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। मैंने खुशी से जवाब दिया, ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। टैंक टॉप, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहन लिए। जल्दी से खाना खत्म किया। मैं अपने बूढ़े पिता की मदद करने चला गया, जो काम बाकी थे उन्हें पूरा करने के लिए। पारिवारिक आय में योगदान देने पर गर्व महसूस करते हुए दोपहर 3 बजे के करीब पिता पुत्र सामान बेचकर घर लौटे। आज हमने सिर्फ 100 युआन कमाए। नहाना, खाना, सोना, उठना, फिर खाना, बाहर निकलना, हर दिन ऐसे ही दोहराया जाता है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरा शरीर दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। मैं ज्यादा खा पा रहा हूं और पूरा शरीर गठीला होता जा रहा है। हालांकि मेरी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो गया है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। फैटी को कॉल किया, कॉल लग गई। फैटी से कहा कि मुझे लेने आ जाए, फिर उसे खाना खिलाऊंगा। फैटी खुशी खुशी भागा हुआ आया। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे और शहर की ओर निकल पड़े। मैंने फैटी से कॉस्मेटिक स्टोर के पास मेरा इंतजार करने को कहा। वो अपनी मां के लिए कुछ फेस स्किन केयर खरीदने अंदर गई और अपने लिए कुछ सनस्क्रीन। मुझे ज्यादा काला होने की चिंता थी, कहीं ऐसा न हो कि बाद में स्कूल की लड़कियां मुझे पसंद न करें। हम दोनों एक बारबेक्यू स्टॉल पर स्क्यूअर्स खाने गए और यूं ही गपशप करते रहे। मैं फैटी के लिए कंप्यूटर साइंस के भविष्य का विश्लेषण कर रहा था और उसे प्रोग्रामिंग में माहिर होने की सलाह दे रहा था। इससे कुछ समय के लिए खूब पैसा कमाया जा सकता है। स्कूल ब्यूटी को पाने में भी यह काफी मदद करेगा। फैटी ने न मानने का नाटक किया ताकि उसका संदेह न दिखे। मैंने बेपसी से उसकी ओर देखा, सोचा कि अभी के लिए सिर्फ विचार के बीज ही बो देता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। खाना खाने के बाद दोनों घर की ओर चल पड़े। जो स्किन केयर मैंने खरीदा था वो अपनी प्यारी मां को दिया। मां ने खुशी से स्वीकार किया और मुझसे कहा कि अब पैसे बर्बाद मत करना। मैंने मन में सोचा, महिलाओं का वही सार्वभौमिक वाक्य हर रोज दोहराया जाने वाला। हर दिन मैंने अपने पिता और मां के चेहरे पर मुस्कान देखी।
मैंने चुपचाप खुद को याद दिलाया, मुझे जल्द से जल्द शुरुआती संचय पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि भविष्य में वित्तीय आजादी पा सकूं। तब मैं अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगा। उस दौरान मैंने एक दिन की छुट्टी ली। मैं मोटरसाइकिल पर अपनी मां को नानी के घर ले गया और फिर चाचा के घरों में भी रुकता गया। चाहे कुछ भी हो, रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखना पड़ता है। अगर न रखो तो तुम पड़ोसी से भी बदतर हो। नानी के घर रात बिताई। अगली सुबह मैं मां को जल्दी घर ले आया। मैं अपने मछुआरे वाले रूटीन पर वापस आ गया। हाल ही में जेलीफिश दिखाई देने लगी हैं, तो मुझे अपने पिता के शेड्यूल का पालन करना होगा। आधी रात को समुद्र जाना आम बात है। वापस आने के बाद मुझे जेलीफिश को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर नहाना, खाना और सोना, क्योंकि मुझे आधी रात को फिर से समुद्र जाना पड़ता है। कारण सरल है, ज्वार का पालन करना। आमतौर पर सबसे कम ज्वार उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। पकड़ी गई जेलीफिश की मात्रा पूरी तरह अप्रत्याशित होती है। यह मौसम पर निर्भर रहने जैसा है। कुछ साल जेलीफिश बहुत होती हैं, कुछ साल बहुत कम। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आसमान कितना मेहरबान है। जब कमाई अच्छी हो तो अच्छे उपकरणों की भी जरूरत होती है। अगर मछली पकड़ने वाली नाव हो, बड़ा ट्रैवल जाल हो, तो वाकई बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगर पकड़ ही न हो तो कुछ काम नहीं आता। हमारे घर में एक छोटी लकड़ी की नाव हुआ करती थी, क्योंकि पिता बाहर कंस्ट्रक्शन साइट्स का ठेका लेते थे और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमने उसे पहले ही बेच दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा है। 2 अगस्त हो भी गई। इन कुछ दिनों में जॉन फोंगिंग ने भी महसूस किया कि कॉलेज जाने के आखिरी दिन और भी प्यारे हो गए हैं। वह अपने बेटे को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट कर रही हैं। अनजाने में ही उनकी आवाज काफी कोमल हो गई है। मुझे लगता है, ओ माय गॉड, मैं कितना खुश हूं। जॉन फोंगिंग हर दिन मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती हैं। मैंने कभी मां को यह नहीं दिखाया कि मुझे खाना बनाना आता है। सच तो यह है कि मैं काफी अच्छा हाउसवाइफ हूं। आखिरकार वो सालों से मुझसे ये कह ही रही हैं। जॉन फोंगिंग मुझे कपड़े खरीदने के लिए शहर ले जाना चाहती हैं। मैंने जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। मां कहती हैं कि वहां कपड़े सस्ते मिलते हैं। मैं जरूरत पड़ने पर खुद खरीद लूंगा। मां, तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जॉन फोंगिंग ने सोचा और कहा, ठीक है, और फिर उन्होंने बात छोड़ दी। 5 अगस्त। आज लिन परिवार के नाश्ते का माहौल थोड़ा उदास है। बूढ़े पिता और बूढ़ी मां ज्यादा खुश नहीं है। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मां, पिताजी, मैं नेशनल डे पर वापस आ जाऊंगा, खुश हो जाओ। शुरुआत में पिता लिन मुझे स्कूल छोड़ने की योजना बना रहे थे। पहले वाला पिता का तोहफा था, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। कहा कि मैं मोटे दोस्त के साथ चला जाऊंगा। लिन के पिता ने मुझे कस्बे तक विदा किया, फैटी से मिला, हम दोनों पेनांग के लिए बस में बैठ गए। 1 घंटे बाद दोनों टाइगर लीप एक्सप्रेस में सवार हुए। दोपहर 1 बजे के बाद फोंगिंग बस स्टेशन पहुंचे। उतरने के बाद फैटी पूरी तरह सुन्न था। पहली बार घर से इतनी दूर आया था। मैंने अपने अच्छे दोस्त को स्कूल छोड़ने में मदद की। दोनों के स्कूल के बीच बस से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। मैंने छोटे फैटी को सेटल कर दिया। मैं अपने घर वापस आया, खिड़की खोली ताकि थोड़ी ताज़ा हवा आए, थोड़ा साफ सफाई की और नहा लिया। शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा महसूस किया। फैटी को कॉल किया, पूछा कि वो कैसा है। फैटी के डॉर्म में इस बार एक दोस्त आया हुआ है। वो थोड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा है। मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मैंने उसे कुछ चीजें याद दिलाईं। फोन रख दिया। मैं मन में सोचता हूं, पिता बनना आसान नहीं है। मैं योजना बनाता हूं कि मुझे कल क्या करना है। सुबह स्कूल रजिस्ट्रेशन स्टेशन जाऊंगा, डॉर्म बेड और ट्यूशन डॉर्मेटरी फीस का भुगतान करूंगा। दोपहर में कंप्यूटर खरीदने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाऊंगा। इंटरनेट केबल इंस्टॉलेशन शेड्यूल करने नजदीकी चाइना यूनिकॉम ऑफिस जाऊंगा। बस काम चलाने के लिए इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बनाऊंगा। जल्दी लेट जाऊंगा, बहुत थक गया हूं। मैं फोंग चिंग के सपने देखता हूं। फोंग चांग यूनिवर्सिटी का वेस्ट गेट। मेरे कंधे पर बैग है, बेसबॉल कैप और एविएटर धूप का चश्मा है। मैं कैंपस में कदम रखने वाला हूं, जिसे मैं कभी प्यार करता था। बहुत सारे विचार हैं। रुककर कैंपस को निहारता हूं। कुछ लाल बालों वाले जूनियर लड़के, हैंडसम मलाईदार त्वचा वाले जूनियर लड़के, डेनिम मिनी स्कर्ट, दूधिया सफेद पैर, आसमानी नीली बेल वाली लड़कियां। ये सब जूनियर लड़के और लड़कियां क्यों हैं? क्या वो सीनियर लड़के और लड़कियां नहीं हो सकते? लिंग को लगता है कि ये सब छोटे भाई या बहन है। धत्त, जब छात्र स्कूल गेट के अंदर कदम रखते हैं तो क्या उन्होंने कभी सोचा है कि उनका भविष्य कैसा होगा? सुनहरी कटोरी, चांदी की कटोरी, लोहे की कटोरी, या फिर हम मजदूरों में दम है? अरे, हम मजदूरों में दम है, ये भी ज्यादातर लोगों की पसंद है। देर रात तक जागने से खोए हुए बाल, खून में कॉफी की महक। जब कुछ काम आ जाए तो छुट्टी मांगने की हिम्मत भी नहीं होती। ब्रेक लेना तो दूर की बात है। जीने का यह तरीका, खून पसीने की कमाई से कोई खुशी नहीं मिलती। मैं एक मुहावरा उधार लेता हूं जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। नौकरी करना नामुमकिन है। दरअसल कॉलेज जीवन में एक पड़ाव है। तुम्हें यकीन करना होगा कि पढ़ाई तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। सहपाठियों को बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, बाकी किस्मत पर छोड़ दो, और पढ़ाई ही हम साधारण लोगों का रास्ता है।
कड़ी मेहनत से किस्मत बदलने के कुछ चुनिंदा तरीकों में से एक वही अपरिवर्तनीय प्रकृति। तो फिर हम एक ही मिट्टी के बने हैं, मानो या न मानो। मैं एक कदम बढ़ाता हूं, शांति से एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस की ओर बढ़ता हूं, कैनवास के जूतों में लंबे पैर, स्काई ब्लू जीन्स, चेस्ट प्रोटेक्टर के साथ सफेद हाफ स्लीव शर्ट, काले बैकपैक के साथ बेसबॉल कैप पहने, ब्रिम के नीचे काले एविएटर सनग्लासेस। धूप के प्रतिबिंब में फ्रेम चमक रहे हैं। चाहे तुम जैसे भी देखो, ये भड़कीला है। एक छोटा रजाई, एक तकिया और एक वॉश बेसिन। नीला डुवेट कवर, तकिया और बेडशीट। सफेद डुवेट कवर। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद इसे टोफू ब्लॉक में मोड़ें और ऊपर बिछा दें। स्टैंडर्ड इश्यू। मैं एक हाथ से बड़े हरे डफल बैग को कंधे पर डाल लेता हूं, दूसरे हाथ से मैं बेसिन ले जाता हूं और डॉर्मेट्री की ओर चलता हूं। ये कुछ चीजें अब उसके लिए। पंख जितने हल्के, बाएं हाथ का खेल, मौसम गर्म है। मुझे लगा कि जो टोफू पुडिंग मैंने सुबह खाई थी वो थोड़ी अजीब थी, तो मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट मार्केट के बगल वाले यूनिवर्सिटी सर्विस सेंटर गया। एक बोतल आइस टी खरीदी। गल्प गल्प स्ट्रॉन्ग लिकर की आधी बोतल ने काफी राहत दी। फोन निकाला और देखा, समय बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए मैं फिर से निकल पड़ा। मैं बिना किसी जल्दी के एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस से दूर साउथ डिस्ट्रिक्ट में क्यों घूम रहा हूं? कहा जा सकता है कि वह ऐतिहासिक संबंधों को सत्यापित करना चाहता था, भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। इसे अनदेखी चीजों में पहले से ज्ञात कुछ भी कहा जा सकता है। इसे विनम्रता से न कहें तो यह सिर्फ वासना की इंतजार है। वो अतीत के दिल में एक गाना था, भले ही उसे दूसरे ने बताया था कि करियर महत्वपूर्ण है और दूर स्थान पर जाने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन पहले प्यार की वो लालसा, उससे दोबारा मिलने की उम्मीद ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। भले ही कल रात मैं कई मानसिक संघर्षों से गुजरा, साफ पता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी आया, क्योंकि उसमें एक समय ऐसा था जब वे एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, क्योंकि प्यार में खुद को जानना सबसे मुश्किल काम है। उस वाक्य पर भरोसा करो। मैंने सिर्फ इस बारे में सोचा कि क्या मुझे उससे फिर मिलना चाहिए, क्या मैं उसे दोबारा जाने देने का दुख सह सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या वो जो कर रहा था वो सिर्फ दयनीय सरल व्यवहार था। उस समय के दृश्य को याद करते हुए मेरी चाल तेज थी। एक प्लेन ट्री के नीचे इंतजार किया, फुटपाथ पर बैठा, अपनी टोपी के ब्रिम से खुद को हवा दी, सनग्लासेस के पीछे से दोनों आंखें लगातार स्कैन कर रही थीं। 2 सिगरेट पीने के बाद एक लड़का मेरे पास आया। बाएं हाथ में मेरे जैसा ही सामान था और दूसरे में सूटकेस। उसके पीछे एक लड़की थी। लड़की सूटकेस खींच रही थी। वे दोनों मेरी तरफ चले। मैंने जानबूझकर जगह चुनी थी, ठीक यहीं पहले से लगभग 100 मीटर दूर से देख रहा था। लड़की के फीचर्स धीरे धीरे फोकस में आ गए। वह लगभग 5 फुट 9 इंच की दिख रही थी, असल में 5 फुट 10 इंच। मुझे पता था कि लड़की ने बेसबॉल कैप पहनी है, उसके जेट ब्लैक बाल टोपी के पीछे से एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए हैं, कंधों से नीचे आ रहे हैं, आसमानी नीली जीन्स, सीधे लंबे पैर। कूल्हों से पैर की लंबाई का अनुपात बिल्कुल सही था। सफेद हाई टॉप कैनवास जूतों की एक जोड़ी, हल्की जैकेट के नीचे एक सफेद छोटी बाजू की शर्ट। सिलाई बिल्कुल सही थी। अचानक लड़की किसी वजह से गुस्से में रुक गई, अपने बगल वाले लड़के पर चिल्लाई, भावनात्मक रूप से चार्ज थी। सिलाई तेजी से ऊपर और नीचे हो रही थी। लड़के ने उससे कुछ कहा, फिर वे चलते रहे, लेकिन लड़की एक कदम पीछे रह गई। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, उसका चेहरा पूरी तरह से नजर आने लगा। उसका अंडाकार चेहरा, ऊंची नाजुक नाक, चेरी ब्लॉसम जैसे होंठ, आड़ू के फूल जैसी आंखें, थोड़े सीधे आईब्रो थे। उसकी भौहों और आंखों के बीच की जगह बिल्कुल सही थी, थोड़े उभरे हुए गाल जो मांस से ढके थे। उसके फीचर्स सुगठित, सामंजस्यपूर्ण, बिल्कुल सही अनुपात में हैं, जो पूरे चेहरे को एक मजबूत त्रिआयामी एहसास देता है। मैं नहीं हिला। वो हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा था। सिमप नहीं, उसमें वो उन्नत कौशल भी नहीं है। लड़का और लड़की मुझे पार करके आगे चलते गए। लड़के ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली, अपना सूटकेस एडजस्ट करने का नाटक किया और अपना शरीर लड़की के करीब ले गया। मुझे पहले ही गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं अब भी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। ये अभी उस स्तर पर नहीं था। लड़की को परेशान किया जा रहा था। अच्छी दिखने वाली लड़की अचानक गुस्से से भर गई। क्या तुम्हें एक नई छात्रा को परेशान करने के लिए मदद करने का नाटक करने में मजा आता है? गुस्सा मत हो, मेरा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था। यह दूसरी बार है। मैं तुम्हारे खिलाफ अनुशासन कार्यालय में शिकायत करने जा रही हूं। अपना नाम बताओ। जूनियर, तुम मुझे पसंद आ गई हो, चलो साथ रहते हैं। लड़की घबरा गई। अपना सामान रखो, यहां से दफा हो जाओ। लड़के ने देखा कि जूनियर न तो नरम और न ही सख्त तरीकों से फंस रही थी और उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सामान नीचे रखा, खींचने लगा, बदतमीजी करने लगा। अब बहुत हो चुका। मैं खड़ा हो गया, कुछ कदम आगे बढ़ा, क्योंकि स्कूल शुरू होने अभी 2 दिन बाकी थे और जल्दी थी। सड़क पर शायद ही कोई था। उस लड़के की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। मैंने तुरंत लड़के को धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। मैंने लड़की को अपनी आड़ में ले लिया और उसे दफा होने के लिए कहा, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा और पीटने के बाद हम अनुशासन कार्यालय में बात करेंगे। देखो कि क्या हम तुम्हें कुछ दिला सकते हैं।
मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। कुछ दिनों की रोटी और पानी या सजा की योजना के बारे में सोचकर, वरना स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? उसकी तरफ देखते हुए जो उससे आधा सिर लंबा था। मैं थोड़ी संतुष्टि महसूस किए बिना नहीं रह सका। शोर मचाते हुए कहा, लेकिन असल में डरा हुआ था। अगर हिम्मत है तो यहीं इंतजार करो। इतना कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला। मैंने सोचा, ओहो, वो वापस बुलाने वाला है। मैंने अपनी बाहें छाती पर बांधी उसे परफॉर्म करते देखा। लड़की की नजरों को मैंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। न तो घबराहट थी और न ही गुस्सा, लेकिन गहराई में एक एहसास चुपचाप बैठ गया। सुरक्षा। मैंने अपनी टोपी का ब्रिम पीछे की तरफ घुमाया, एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, दिखावा बंद करो। एक सभ्य इंसान जो कैंपस में तुम्हारी लड़ाई में मदद करेगा। अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम बेवकूफ कहलाते। तुम्हारी बात खत्म होते ही मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो लड़का भाग खड़ा हुआ। भागते हुए भी मुड़कर चिल्लाना नहीं भूला, अगर दम है तो वहीं रुक, मैं अभी तुम पर पत्थर फेंकूंगा, सावधान। मैंने नीचे झुककर जमीन से कुछ उठाने का नाटक किया। खड़ा हुआ, निशाना साधा और अपना हाथ उस लड़के की तरफ घुमाया। वो लड़का घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगा। मैंने वो तकनीक इस्तेमाल की जो दादी ने मुझे पत्थर उठाने के लिए सिखाई थी। कुत्तों को मारने की तकनीक। यह हर बार काम करती है, कमीनों पर भी खूब काम करती है। हाँ। मैं मुड़ा और उसे देखा। पुरानी वो और अभी की वो धीरे धीरे एक दूसरे में सिमट गईं। मैंने धूप का चश्मा उतारा, कॉलर पर लटकाया और दांत दिखाते हुए उस लड़की की ओर मुस्कुराया। मैं इस साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्रेशर हूं। ये कहने के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने हिचकिचाते हुए मुझे देखा। मन ही मन सोच रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। ये पिछले वाले से भी ज्यादा सख्त लग रहा है। धूप में उसकी आंखें साफ, पारदर्शी और बहुत ही मासूम लग रही थीं। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने फैसले पर भरोसा जताते हुए। भले ही वो जिस शख्स ने मदद की थी उसे पता न हो कि इसमें कोई दांव लगा था या नहीं। मैंने धीरे से उसकी पतली उंगलियों के पोरों को छुआ और छोड़ दिया। हेलो शिंजाई ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग मेजर। इस साल फ्रेशर, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस 2 वक्त का खाना ही काफी होगा, कैसा रहेगा? मैंने थोड़े संकोच के साथ 8 दांत दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा। शिंजाई ने अपनी कोमल भौएं हल्की सी सिकोड़ी। सोच में पड़ गई। वो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। उसने उसी वक्त जोखिम लेने का फैसला किया। पहले की मदद के लिए शुक्रिया। तो फिर मैं तुम्हें जहमत दूंगी, मैं तुम्हें 2 बार का खाना खिलाऊंगी। मैंने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा कि 2 वक्त का खाना ही काफी है, वरना तुम रोने लगोगी। शिंजाई। मौसम पतझड़ की हवा वाला था। हवा सूखी, कुरकुरी और सुखद थी, लेकिन मौसम अब भी थोड़ा गर्म था। दोनों 20 मिनट से ज्यादा चले। शिंजाई ने अपनी पतली जैकेट उतार दी। मेरे पास उतारने को कुछ नहीं था, हालांकि मेरी छाती और पीठ पूरी तरह पसीने से तर थी। मुझे सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो था उसका इतिहास काफी पुराना था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के दौर का। कैंपस की सड़कें लगभग पूरी तरह डामर की थीं। इस समय वो काफी तप्त थीं। सड़क के दोनों ओर जिनको या चिनार के पेड़ों ने अभी ज्यादा पत्तियां नहीं गिराई थीं। जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता और जैकेट पहनने की नौबत आती, तब सड़क के दोनों किनारे पत्तियों से ढंक जाते, चमकदार सुनहरी पत्तियां। सुनहरी सड़क बहुत अर्थपूर्ण है। चलते हुए मैं उस पर नजर रखे हुए था। शिंजाई, पहले की वो और अभी की वो को एक दूसरे में समेटने की कोशिश कर रहा था। यादों के टुकड़ों ने मुझे थोड़ा उलझा दिया था। शिंजाई ने देखा कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। थोड़ा शर्मिंदा होकर, चलो वहां आराम करते हैं, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। उसने सामने चिनार के पेड़ की ओर इशारा किया। उसकी चमकदार आंखों ने मुझे देखा। मैंने सूटकेस और बिस्तर नीचे रखा, अपने शरीर की अकड़न दूर की। सच कहूं तो मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। हाँ, मैं पसीने से तर था, लेकिन मेरी सहन शक्ति अब वाकई बहुत अच्छी है। शिंजाई ने अपने बैकपैक से पानी की बोतल निकाली, मुझे देते हुए कहा, पहले थोड़ा पानी पी लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं अकेला होता तो इसे वापस नहीं ला पाता। और उस घटना के बारे में मैंने ढक्कन घुमाकर खोला, एक ही बार में गटगटा गया और डकार ली। आपका स्वागत है। क्या कोई मौका है कि मैं वाकई तुम्हारा इंतजार कर रहा था? शिंजाई ने चुलबुली नजर से देखा। मौका तो है, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? मैंने उसके चमकते चेहरे की ओर देखा। शिंजाई खुशी से हंस पड़ी। उसकी मुस्कान किसी फूल जैसी थी। इसने मुझे थोड़ा दंग कर दिया। शिंजाई की समझदारी मानो पिछले जन्म की है। बेहतर भविष्य के लिए घर छोड़ना, अपने सपनों का पीछा करना। सपनों वाले लोग सम्मान के काबिल होते हैं, क्योंकि वो अपना लक्ष्य पहले ही जानते हैं। बेशक मैं शिंजाई के लिए खुश हूं, लेकिन मेरे अंदर उसे पाने या उससे जवाब मांगने की वो तीव्र इच्छा नहीं है। फिर भी हम सब इंसान हैं। उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए, उसकी बेमिसाल शख्सियत, मेरे दिल में मैंने उस विचार को पलट दिया। मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूं। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो क्या मैं एक मरी हुई मछली से बेहतर रहूंगा? कोशिश करो, बस कोशिश करो। क्या यह सिर्फ उसके होने की लालसा है? हमने और बातें की। शिंजाई की हिचकिचाहट धीरे धीरे कम होने लगी। वो मेरे सामने देख रही थी, धूप में खिला और हैंडसम। वो बोलता और काम संयम से करता है, बहुत सुरक्षित।
पिछले जन्म के अनुभव। शिनजाई सोचती है पैसा सुरक्षा का एहसास लाता है, लेकिन मेरे मामले में इसकी व्याख्या अलग है। शायद ये महिला की अंतर्दृष्टि है। पूरा यकीन है कि मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या ये दिखावट पर आधारित हो सकता है? शायद नहीं। शिनजाई ने बहुत सारे हैंडसम लड़के देखे हैं। थोड़ा ब्रेक लो। मैं उसे उत्तर की तरफ ले गया। 12 बजे चलना। नॉर्थ 2 बिल्डिंग के पास से गुजरते समय मैंने अपनी ठुड्डी से इशारा किया, ये मेरा डॉर्म है, यहां मेरा इंतजार करो, मुझे ये ऊपर ले जाने दो। अपने बिस्तर की ओर इशारा किया। शिनजाई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अपना बिस्तर और सूटकेस नीचे रखा। अपना बिस्तर लेकर डॉर्म में कदम रखा, दरवाजा खोला, खिड़की के पास वाली ऊपरी बर्थ चुनी, सामान रखा, बिल्डिंग नॉर्थ 12 की मैट्रन से बात की। शिनजाई अपने डॉर्म में पहुंची तो पाया कि वो भी अपनी जगह पहुंचने वाली पहली थी। मेरे सुझाव पर वो 4 लोगों वाले डॉर्म में थी। उसने भी बिल्कुल मेरे जैसी जगह वाली बेड चुनी। मैंने थोड़ा सा सामान जमाने में मदद की, लेकिन डरा था कि कहीं मैं उनके काम में रुकावट न बनूं। कुछ नहीं, मैं पहले निकलता हूं, मुझे अभी कुछ चीजें खरीदनी है। अगर तुम्हें यहां रास्ता न पता हो तो मुझे कॉल कर लेना। शुक्रिया। क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? मैं बाद में तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैंने नंबरों की एक श्रृंखला बोली। शिनजाई ने इसे अपने फोन में सेव कर लिया। सैमसंग E808। ये फोन महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। उस वक्त ये 2000 कुछ का आता था। अपने कॉम्पैक्ट रूप की वजह से यह डिजाइन काफी आकर्षक था। नंबर एक्सचेंज करने के बाद मैं वहां से निकल आया। शिनजाई ने विनम्रता से मुझे नीचे तक छोड़ा, सुपरमार्केट के पास से गुजरते हुए। मैंने एक बोतल आइस्ड टी खरीदी। अनजाने में आईओ गाने लगा। हे भगवान, कुछ भी ठंडा पीने की हिम्मत नहीं हुई। हेल्थ कॉन्शियस रूटीन शुरू कर दिया। मेरी हनी वन बॉयज कुंग फू लगभग पूरी हो चुकी है। चिंता की कोई बात नहीं, जीवन कीमती है। वापस डॉर्म में आग के बीच कैसे जा सकता हूं? अंदर एक आदमी अपना बिस्तर पैक कर रहा था। गोल चेहरा, सीधी नाक, चौड़ा माथा, गोरी त्वचा, घनी भौहें, छोटे बाल, सख्त और घुंघराले बाल, भेड़ की ऊन जैसे गहरे कर्ल। उनके डॉर्म लीडर चेन लियांग। नमस्ते। चेन लियांग टीचिंग डिपार्टमेंट से है। डॉर्म 512 का हिस्सा। आइस सिटी से नमस्ते। यहां का एक सदस्य। चेन लियांग और मैंने अपने बिस्तर ठीक किए। पूरा करने के बाद तौलिया और बेसिन लिया। साफ होने के लिए वॉशरूम गए, साफ कपड़े बदले। मैं आराम करने के लिए स्टूल पर बैठ गया। चेन लियांग से थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। क्लासिक नोकिया रिंगटोन बजी। शिनजाई, हेलो। मैं चुपचाप सुनता रहा। ठीक है, अपना मील कार्ड साथ लाना, इसे कैफेटेरिया में रिचार्ज कर लेना। मैं खड़ा हो गया। ब्रो लियोंग, मैं खाना खाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए छोड़ता हूं, चीन लियांग ने कहा। ठीक है। मैंने उसे याद दिलाया कि मील कार्ड रिचार्ज करना मत भूलना। फिर मैं नीचे नॉर्थ 12 की ओर चल दिया। बिल्डिंग 8 नॉर्थ के नीचे शिनजाई से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट बांटी। दोपहर के खाने के लिए कहां जा रहे हैं? नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तीसरी कैंटीन की ओर चलते हुए मैं उसे बता रहा था। नॉर्थ एरिया में 16 डॉर्मेट्री बिल्डिंग्स हैं। वहां 4 कैंटीन हैं। तीसरी कैंटीन का खाना सबसे बेहतरीन है। शिनजाई ने जैसे कहा, हम दोनों ने पैसे डलवाने के लिए अपना मील कार्ड निकाला। स्टाफ ने मील कार्ड में पैसे लोड कर दिए। खाना खाते वक्त बस हर विंडो पर कार्ड स्वाइप करना होता है। मैंने शिनजाई को खाना लेने की प्रक्रिया समझाई। डिश लेने वाली विंडो। मैंने चावल के 2 पोर्शन लिए। एक पोर्शन यानी एक कटोरी और एक पोर्शन 40 सेंट का पड़ता है। शिनजाई ने एक स्टीम्ड बन लिया, 20 सेंट। मैंने बीफ के 2 पोर्शन ऑर्डर किए। एक पोर्शन ब्रेस्ड पोर्क। एक मीट डिश 3 युआन की पड़ती है। मांसाहारियों के लिए बहुत ही किफायती। अगर अपना फिगर बरकरार रखना है तो बीफ खाओ और साथ में एक झींगा। अंडे खाओगे तो मोटे नहीं होगे। मैंने जो भी डिश चुनी, शिनजाई ने उसके लिए कार्ड स्वाइप किया। मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं हुई। टीवी के सामने एक सीट मिली और मैं बैठकर शिनजाई का इंतजार करने लगा। शिनजाई एक कटोरी सूप लेने गई। शिनजाई को सीट पर बिठाकर मैं बवंडर की तरह खाना खाने लगा। शिनजाई बड़े सलीके से अपना सूप पी रही थी। धीरे खाओ, अगर कम पड़े तो और ले सकती हो, है ना? बहुत भूख लगी है। एक सिगरेट पीने के वक्त में मैंने तृप्ति के साथ डकार ली। मैंने शिनजाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मील कार्ड, मुझे मील कार्ड दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। शिनजाई के गुलाबी होंठ हल्के से खुले। आह, तो बस 2 खाना और। 2 दिन तो तुम रो दोगी। ये बात जहन में आई। क्या वाकई इतना बढ़ा चढ़ाकर है? तुम अपनी बड़ी बहन का बटुआ कम आंक रही हो। देखते हैं तुम असल में कितना खा सकते हो। यह देखकर कि मैंने बीफ का 1 और पोर्शन, जीरा लैम्ब और चावल का 1 और पोर्शन ऑर्डर किया। 2 बोतल। शिनजाई ने मन में सोचा, कैसा परिवार है जिसने इसे पाला है। पैसों की बात छोड़ो, दिन भर बस व्यस्त रहता है और खाना भी नहीं बनाता। शिनजाई ने खाना खत्म करने के बाद मुझे धीरे धीरे और तसल्ली से खाते देखा। शायद मुझे पहले बहुत भूख लगी थी, लेकिन यह हद से ज्यादा खाना है। दिन के 3 खाने 60 रुपए के पड़ते हैं। महीने के 1800 हो गए।
याद रखें, कॉलेज के ज्यादातर छात्रों के पास महीने के खर्च के लिए सिर्फ 5 से 600 ही होते हैं। उसने बोतल का ढक्कन घुमाकर खोला, शिनजई को दिया, खुद दूसरी बोतल उठाई, ढक्कन खोला और टीवी पर एथेंस ओलंपिक के हाइलाइट्स देखते हुए गटागट पी गया। ओलंपिक हीरो लियू जियांग ने 10 मीटर बाधा दौड़ जीती। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैं चिल्लाकर चीयर करने से खुद को रोक नहीं पाया। थोड़ा ब्रेक लेते हुए मैंने सामने बैठी शिनजई को देखा। उसने काली हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी। यह वाकई उसके फिगर पर खूब जंच रही थी। जीन्स का रहस्य और कठोरता इस युवा महिला में साफ दिखती है। यह खास तौर पर उसके मिजाज को उभारता है। समय समय पर उसकी त्वचा की खुशबू आ रही थी। मेरे पास एक खूबसूरत और शालीन लड़की थी। मुझे लगता है कि अभी जीवन एकदम परफेक्ट है। आखिरकार प्यार असल में कैसा होता है? मैं शिनजई की ओर मुड़ा। उसी वक्त शिनजई ने मेरी ओर देखा, हमारी रूहों का एक कोमल मिलन। इसने मुझे और शिनजई दोनों को झकझोर दिया। हमने तुरंत नजरें फेर लीं। थोड़ी देर की खामोशी। क्या तुम्हें दैनिक उपयोग की कोई चीज खरीदनी है? मैं आज दोपहर खाली हूं। मैं अपना खर्च निकालने के लिए काम कर सकता हूं। बदले में एक खाना मिल जाए तो ठीक, क्योंकि शिनजई अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है। वो अपनी उम्र के बाकी लोगों से ज्यादा परिपक्व है। उसे लगता है कि मैं अपनी उम्र के लोगों जैसा नहीं हूं। कुछ कामकाजी वयस्कों से भी ज्यादा मैच्योर, आत्मविश्वासी, परेशान करने वाला नहीं, मीठा बोलने वाला, सीमाओं को जानने वाला और उसके सामने अपनी कमियां दिखाने से न डरने वाला। बचपन से ही उसके पीछे पड़ों का तांता लगा रहता था, पर मैं आक्रामक नहीं हूं, सोच समझकर पीछे हटता हूं। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उसे जोर दिया, क्या तुम सोच समझकर जवाब देना चाहोगी? अगर नहीं तो मैं निकला। मेरे पास बहुत काम है। शिनजई ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं आदत डालना चाहती हूं और तुम्हें डिनर खिलाना चाहती हूं। मैंने एक पल के लिए सोचा, जरूर, लेकिन पहले मेरे साथ चलो, कुछ काम निपटा लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या काम है? एक सवारी खरीदना। लेकिन मैं जो असल में सोच रहा था वो ये कि क्या वो साइकिल है? वो तो प्यार का जरिया है, सवारी का जरिया। साइकिल, साथ में टहलना, जवानी की ऊर्जा से भरा हुआ। एक लड़का और एक लड़की धूप में नहाए कैंपस के रास्ते पर साथ साथ। यादें धुंधले बचपन की तरफ लौटती हैं। नीले आसमान में तैरते बादल। तब तुमने कहा था कि तुम मेरा हाथ थामोगी और मेरे साथ दुनिया के अंत तक चलोगी। कैंपस स्पीकर्स पर फेयर्स अवर लव बज रहा था। शिनजई और मैं कैंपस में टहल रहे थे, गाना सुन रहे थे। मैं थोड़ा उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। अपने साथ शिनजई को देखकर मुझे पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं, पर गाना वहां बेतुका लग रहा था। इसने मेरे अंदर एक उदासी पैदा कर दी। सोफोमोर ईयर के पहले सेमेस्टर में शिनजई ने एक नई राह चुनी थी, करियर पाथ। उसने कॉलेज के दौरान प्यार छोड़ दिया था। क्या मुझे उससे नफरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई अपने सपनों के लिए कुछ छोड़ता है तो वो इंसान सम्मान का हकदार है, एक असली योद्धा। भले ही वो इंसान जिसे छोड़ा गया वो मैं था। और पिछले जन्म में मैंने बाद में सहपाठियों से थोड़ी बहुत बातें सुनी थी कि शिनजई ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और ये कि उसने आखिरकार किसी अच्छे परिवार के लड़के से शादी कर ली। मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं स्क्रिप्ट को फिर से दोहराने की हिम्मत कर सकता हूं। मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद थी, मेरे अंदर थोड़ी निराशा थी। काश ये कहानी सुखद अंत के साथ खत्म हो जाए। लेकिन गहराई में निराशा और अस्वीकृति की लहर दौड़ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरी वाकई में एक गर्लफ्रेंड थी और आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। पहले ब्रेकअप का दर्द, ये बस तकलीफ देता है। सच्चा दर्द, सादा दर्द, उमड़ता हुआ प्यार।